लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शाओजी अपनी मास्टर के साथ ही चिपक जाता है। वो उसके साथ भी यहाँ पर रोमांस कर रहा होता है। इस बात से मास्टर शीटू चिंग काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। वो जब उसे अपने काफी ज्यादा करीब देती है तो वो उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ दे मारती है और कहती है, कमीने कहीं के तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। शाओ अपने मुंह पर थप्पड़ खाने के बाद उसे कहता है, मास्टर मैं तुम्हें इतने लंबे अरसे के बाद देख रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर इस तरह बिहेव नहीं कर सकता। तुमने तो मुझे इतना जोर से थप्पड़ मार दिया, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। शीटू चिंग भी आगे से शर्मिंदा हो जाती है और उसे कहती है, कमीना कहीं का तुम मेरे साथ कर क्या रहे थे। मैं तो बस यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होने वाले हैं, यानी कि फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं। तुम्हें उस फाइनल एग्जाम में टॉप पोजीशन को हासिल करना होगा ताकि तुम बाकी के सारे जॉन किंग्स को हराकर टॉप पोजीशन हासिल कर सको, ताकि तुम्हें यहाँ पर स्टोन पिलर मिस्ट्री मिल सके। लेकिन तुमने तो अपनी मास्टर के साथ ही ये सब कुछ कर दिया, पता नहीं तुम अपनी मास्टर के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। तुम एक बहुत ही बुरे और गंदे लड़के हो। जहाँ उसकी बात सुनने के बाद कहता है, तो इसका मतलब यह है कि एकेडमी की लेगेसी यानी कि एकेडमी के बाहर जो 9 स्टोन पिलर्स हैं, इनहेरिटेंस की पावर जीतने वाले को मिलेगी। तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि मुझे एग्जाम्स की तैयारी करना पड़ेगी। यहाँ पर हमारा कहानी सुनाने वाला कहता है, मिस शीटू चिंग को ऐसा लगता है तुम अपने डिसाइपल के साथ कोई भी इस तरह का रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रख सकती, लेकिन असल में ये दोनों डिसाइपल मास्टर कम हैं, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक दिन का डिफरेंस है। शीटू चिंग हमारे जाओ शुई से एक दिन बड़ी है। और इसके बाद जब जाओ शुई ने यहाँ पर उसके साथ ये सब कुछ हरकत की, तो उसके बाद से मिस शीटू चिंग के दिल के अंदर उसके लिए जो जगह थी वो और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। लेकिन मिस शीटू चिंग को असल में इस बारे में पता नहीं है कि वो इस लड़के से प्यार करती है। तो यहीं से नेक्स्ट सीन हम अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन यहाँ पर एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो वहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं वो डिसाइपल से कह रहे होते हैं, तो यहाँ पर जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ, तुम सभी लोगों का एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। उनके सामने एक स्टोन पिलर होता है। उनसे कहा जाता है कि तुम्हें स्टोन पिलर के ऊपर आकर पंच मारना है। अभी पंच मारकर यहाँ पर स्टोन के अंदर से ज्यादा आवाज को जनरेट करेगा वही इस टेस्ट को पास कर पाएगा। बाकी के सभी लोगों को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो उसी वक्त एक लड़का जाकर स्टोन पिलर के ऊपर पंच मारता है और बेचारा अपने हाथ तोड़ लेता है और वहीं पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है और उसे फेल कर दिया जाता है। कुछ सीनियर लड़के ऊपर खड़े होते देख रहे होते हैं और कहते हैं, आज से 3 साल पहले हम लोग भी यहीं पर इसी जगह के ऊपर थे, लोग भी यहाँ पर इसी स्टोन के ऊपर पंच मार रहे थे, लेकिन आज देखो हम सभी लोग यहाँ पर सीनियर्स हैं। मुझे लगता है कि इस बार भी यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस बार काफी सारे नए ऐसे बच्चे हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अपने साथी से कहता है, चलो छोड़ो इन सभी लोगों को, ये तो सिर्फ नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, हमें जाकर बाकी के सीनियर्स की फाइट को देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर टॉप पोजीशन के लिए वो सभी लोग आपस में फाइट करने वाले हैं। टॉप लेवल के जॉन जनरल्स हैं, जबकि इनमें से कुछ हाई क्वालिटी के जॉन किंग्स हैं। सभी लोग आपस में फाइट करेंगे टॉप पोजीशन को हासिल करने के लिए। वहाँ पर जाकर फाइट को देखने का मजा आएगा और बहुत ही जल्दी वो स्टार्ट होने वाली है। कहीं पर इन दोनों के पास से हमारा जाओ भी गुजर कर चाहता है। वो लड़का चिल्लाकर उसे कहता है, कमीने कहीं के क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम मरना चाहते हो जो तुम मेरे साथ इस तरह टकरा कर गुजर गए हो। लेकिन हमारा जाओ से कोई भी जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से आगे चला जाता है। नेक्स्ट सीन हमें रॉयल अकेडमी के टूर्नामेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर जॉन जनरल्स के लिए हो रहे होते हैं ये सारे एग्जाम्स, यानी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो मिस केट नैन किलिंग और इसके साथ साथ लैन, ये दोनों भी यहीं पर होती हैं। वो दोनों यहाँ पर मैच को देखने के लिए आई होती हैं। लैन कहती है, केट तुम्हें क्या लगता है क्या जाओ शुई यहाँ पर आने वाला है? मैंने सुना है कि वो वापस आ चुका है, क्या वो भी इस कंपटीशन में आकर हिस्सा लेगा? केट उसे कहती है, हाँ वो यहाँ पर वापस आ चुका है, लेकिन हम दोनों से डिजर्व नहीं करती। वो हमारी पूरी की पूरी डायनेस्टी का और हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट जनरल है। एम्परर ने उसे वाइस एडमिरल बना दिया है। इसके साथ साथ एम्परर ने यह भी ऐलान किया है कि उसकी शादी रूडी जी के साथ होने वाली है। हमें ऐसा क्यों लगता है कि वो हमें ज्यादा भाव देगा? ये दोनों भी यहीं पर खड़ी बातें कर रही होती हैं कि वहीं पर कुछ सीनियर्स होते हैं जो कि उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों को यहाँ पर हम दोनों भाइयों को लाइक करना चाहिए, बाकी के सभी लड़कों को भूल जाओ क्योंकि वो सभी बेकार हैं। तो एक लड़का उसे कहता है, मेरे डैड यहाँ पर एल्डर्स यंग हैं, मुझे यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं एक टॉप क्वालिटी का जनरल हूँ, बहुत ही जल्दी इनेट जॉन किंग बनने वाला हूँ। जब मैं इनेट जॉन किंग बन जाऊंगा तो मेरी वाइफ बनोगी, तो इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी और तुम्हें भी काफी ज्यादा खुशी मिलने वाली है। तो केट उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ मेकआउट करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए एक बंदी को हराना होगा। अगर तुम सिर्फ एक बंदे को हरा देते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ किसी भी जगह पर जाकर मेकआउट करूंगी, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। वो दोनों लड़के उसे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी से बताओ कि हमें किसको हराना होगा। केट उसे पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो देखो वो सामने जो लड़का खड़ा है जिसके कंधे के ऊपर बंदर बैठा है, तुम्हें उसे हराना होगा। सभी लोग उसी तरफ देखते हैं, जबकि लैन भी उसी तरफ देख रही होती है क्योंकि जाओ यहाँ पर आ चुका है। तो हमारा जाओ भी देखता है कि जो उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। जाओ कहता है, क्या तुम लोग यहाँ पर मेरी बात कर रहे हो? जाओ पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, मुझे सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हमें यहाँ पर फाइट नहीं करनी, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं कि वो लड़का आगे बढ़ता है और उसे कहता है, लड़के तुम कहाँ पर जा रहे हो? सोचना भी मत कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तो जल्दी से अपनी तशरीफ उठाओ और यहाँ पर अरीना में आ जाओ और मेरे साथ आकर फाइट करो कि मैं यहाँ पर तुम्हें फाइट में हरा कर केट को साबित करूंगा कि मैं उसके लायक हूँ। लेकिन जाओ उसकी बात को इग्नोर करता है। वो फिर से चिल्लाकर उसे कहता है, क्या तुमने मेरी बात को सुना नहीं? मैंने कहा कि यहाँ पर अरीना में आओ और आकर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो, क्योंकि मैं सभी के सामने इस बात को साबित करना चाहता हूँ कि मैं लैन से प्यार करता हूँ। तो फी चेंग इस बात से काफी गुस्सा होता है। वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ता और कहता है, मैं इसको सबक सिखा कर आता हूँ। जबकि हमारा जाओ जिसे रोक देता और कहता है, तुम यहीं पर रुको, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। वो लड़का हमारे जाओ से कहता है, अगर तुम्हारे अंदर
अगर इतनी ज्यादा समझ है तो फिर जल्दी से मेरे सामने आ जाओ और आकर अपने घुटने टेकर माफी की भीख मांगो, उसके बाद शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। ना अगर तुम इसी तरह यहाँ से चले गए तो तुम मुझे जहाँ पर भी दिखोगे मैं तुम्हें वहीं पर मारना शुरू कर दूंगा। शाओ वहाँ पर खड़े खड़े गायब हो जाता है। गायब होने के बाद उसके करीब पहुंचता है और उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा देता है और कहता है तुमने अभी अभी यहाँ पर क्या कहा, दोबारा क्या कहना जरा। हमारा शाओ उसकी गर्दन को दबा रहा होता है, इसी वजह से वो बोल भी नहीं पा रहा था। शाओ से कहता है लगता है कि अब तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि तुम यहाँ पर बात भी कर सको कि तुमने पहले क्या कहा था। जो दूसरा साथी होता है वो भी जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो शाओ के ऊपर जैसे पंच मारने लगता है। हमारा शाओ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसको भी गले से पकड़ लेता है। दोनों को गले से पकड़ता है और गले से पकड़कर ऊपर की तरफ उठा देता है। पीछे क्लाउड वन दूर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे बॉस को साथ दिलाने की। इसे क्या लगता है कि इसे हमारे बॉस के बारे में कुछ भी नहीं पता कि हमारा बॉस कौन है। सभी देखने वाले बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं हम लोगों को तो इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं आ रहा कि जियांग शाओ और इसके साथ मेंग जोंग इन दोनों को एक ही बंदे ने यहाँ पर आकर हरा दिया है। ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। आखिर ये लड़का है कौन? ये दोनों लड़के तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों अब क्वालिटी के जनरल्स की रैंकिंग में बाद से अपने सारे मैचेस को जीतते हुए यहाँ पर लास्ट फाइनल राउंड में पहुंचे थे। तो वो सभी लोग हमारे शाओ को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे क्योंकि ये सारे जूनियर्स होते हैं। जूनियर्स ने क्योंकि शाओ को एक लंबे अरसे से नहीं देखा, इसी वजह से उन्हें इसके बारे में नहीं पता। कहते हैं हमने सुना था कि यहाँ पर 3 लड़के हैं, आपस में ब्रदर्स हैं और तीनों काफी अच्छे दोस्त हैं। वही 3 लोग तो नहीं है, एक वहाँ पर रीना में और 2 बाहर खड़े हैं। इनके बारे में सुना हुआ है। एक का नाम शाओ जुई है जो कि इनका लीडर है, जबकि दूसरे का नाम फी चैंग और तीसरे का नाम क्लाउड वन है। हमने सुना है कि ये तीनों भाइयों ने शूरा बैटलफील्ड के ऊपर बहुत सारे शूरा डीमंस की जान ली और उसके बाद इन लोगों को काफी सारे इनाम भी मिले हैं और अब ये यहाँ पर वापस अकेडमी में आए हैं फाइनल एग्जाम देने के लिए। ये तीनों तो पहले से टॉप 10 की रैंकिंग में मौजूद है क्योंकि ये तीनों इनेट जान किंग्स बन चुके हैं। मुझे लगता है कि इस बार ये लोग टॉप पोजीशन को हासिल करने के लिए आए ताकि इन्हें नाइपिलर की मिस्ट्री पावर मिल सके। तो यहाँ पर इनेट जान किंग राम के काफी सारे डिसाइपल्स होते हैं। यहाँ पर टोटल इनेट जान किंग जो इस बार के कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं वो टोटल 10 हैं। काफी सारे स्ट्रॉन्ग लोग भी हैं। ये सभी लोग भी यहाँ पर जाओ की तरफ ही देख रहे होते हैं कि जाओ ने यहाँ पर 2 टॉप जनरल्स को एक ही बार में हरा दिया है। जाओ दोनों से कहता है अगर तुम दोनों ने यहाँ पर एक भी और बात की तो तुम दोनों को यहाँ पर बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाएगा। जाकर इन दोनों लड़कियों से माफी मांगो। वो उन दोनों को उठाकर दोनों की तरफ फेंक देता है। वो दोनों लड़कियां भी काफी हैरान होती हैं। एल्डर जियांग का जो बेटा होता है वो उससे फिर से उठने के बाद हमारे जाओ से कहता है क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? मैं इस कॉलेज के एल्डर का बेटा हूँ। मैं तुम कोई भी हो, चलो जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेकर माफी की भीख मांगो तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मेरे एल्डर मेरे फादर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जाओ से कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे धमकी दे रहे हो? साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव मारता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वहाँ पर खड़े खड़े जब अपनी पावर के प्रेशर को रिलीज करता है वो लड़का उठता हुआ अरीना से बाहर जाकर गिरता है। बाकी सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं एक प्री एमिनेंट जान किंग है। तो इसी वक्त डीन भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। डीन उन सभी लोगों से कहते हैं अब बस बहुत हो गया, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इन तीनों से कहते हैं तुम तीनों लड़के यहाँ पर फिर से क्या मुश्किल क्रिएट करने के लिए आए हो? तुम तीनों तो आर्मी के जनरल बन चुके हो लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आकर मेरी अकेडमी में डीन के लिए मुश्किल क्रिएट कर रहे हो। इसी वक्त लैन भागती हुई डीन के पास आती है और उनसे कहती है प्रिंसिपल सर ये सब कुछ जाओ जुई का बिल्कुल भी बिजनेस नहीं है। जाओ जुई ने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, ये सब कुछ तो मेरी वजह से हुआ है। ये दोनों लड़के यहाँ पर आकर हमारे साथ फ्लर्ट कर रहे थे और हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे जिसकी वजह से जाओ को गुस्सा आ गया और जाओ ने इन दोनों को सबक सिखाया है और यहाँ पर कुछ भी गलती नहीं है। सभी लोगों ने यहाँ पर इस सबको अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारा जाओ से कहता है लैन तुम्हें यहाँ पर सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि डीन मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। डीन के सामने जाता और कहता है ठीक है सारा, मैं यहाँ पर इस टूर्नामेंट से बाहर चला जाता हूँ, मैं यहाँ पर इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर जूनियर्स की फाइट हो रही है। तो प्रिंसिपल उसे कहते हैं लड़के तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो तुम्हें इनेट जान किंग वाले टूर्नामेंट में जाकर टॉप पोजीशन को हासिल करना है। तुम तीनों इनेट जान किंग्स बन चुके हो। मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। काफी अरसे के बाद तुम वापस आ रहे हो लेकिन तुम तीनों ही काफी स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आए हो। तुम तीनों को यहाँ पर जूनियर्स के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम तीनों को डायरेक्टली टॉप जान किंग लेवल की फाइटिंग में भेजने वाला हूँ। वहाँ पर तुम तीनों फाइट करके टॉप पोजीशन को हासिल करने के लिए फाइट करना उस टूर्नामेंट में। तो प्रिंसिपल काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो जाओ से कहते हैं तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने शूरा डीमंस के साथ वहाँ पर क्या किया। बैटलफील्ड के ऊपर तुम्हारे कारनामे देखने के बाद एम्परर ने तुम्हें वाइस एडमिरल बना दिया है। हमारी अकेडमी के लिए भी एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि हमारा एक स्टूडेंट जहाँ का स्टूडेंट होने के बावजूद आर्मी का वाइस एडमिरल बन चुका है। तुमने रॉयल अकेडमी का नाम रोशन किया है, तुम वाकई में बहुत ही अच्छे बच्चे हो। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन उस जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर इनेट जान किंग्स के आपस में फाइट होने वाली है। एक तरफ 4 लोग होते हैं और एक तरफ तीन लोग होते हैं, यानी कि हमारे जाओ के 2 भाई भी होते हैं और दूसरी तरफ टोटल 4 इनेट जान किंग होते हैं। तो इस बार टोटल यहाँ पर 7 इनेट जान किंग्स होते हैं जो कि आपस में कम्पीट करने वाले हैं। एल्डर ओजैंग का ग्रैंडसन जिसका नाम जेंटियान होता है वो भी यहीं पर होता है। साथ वाले एल्डर उसे कहते हैं एल्डर ओजैंग तुम्हारा पोता तो एक छुपा रुस्तम निकला, वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और एक इनेट जान किंग बन चुका है और हमें इस बारे में पता भी नहीं चला। ऊपर से इसकी जो इनेट जान किंग राम है वो थंडर इलेक्ट्रिसिटी टाइप की है। लगता है कि आज वही यहाँ पर लीडर बनने वाला है और उसी को यहाँ पर पिलर की इनहेरिटेंस की पावर मिलेगी क्योंकि वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एल्डर ओजैंग उसे कहते हैं तुम यहाँ पर मेरे पोते की कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहे हो। क्या तुम्हें बताया कि यहाँ
पर मेरा स्टूडेंट भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। मेरे स्टूडेंट को तो तुम जानते ही होगे, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का बेटा है शायाने जी। वो दोनों ही काफी ज्यादा बेहतर है। मेरा पोता और शायाने जी दोनों एक दूसरे के बराबर के हैं। देखते हैं कि इन दोनों में से कौन इस कंपटीशन को जीतेगा। जो भी जीतेगा मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। यहाँ पर टोटल 7 इंडियन चांद किंग्स होते हैं जिनकी आपस में फाइट होगी। झाओ जुई और उसके दोनों भाई और दूसरी तरफ से 4 लोग होते हैं। एक का नाम जी वू चैन होता है, एक का नाम ज़ेंटियान होता है और एक सीटू चिंग की बहन सीटू लियान होती है और साथ में एक दूसरा होता है शायाने जी के प्राइम मिनिस्टर जी का बेटा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मास्टर सीटू चिंग को दिखाते हैं जो कि ऊपर खड़ी होती है और हमारे झाओ को वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए से कहती है, लड़की अगर तुमने यहाँ पर इस फाइट को जीतकर टॉप पोजीशन को हासिल नहीं किया तो मैं तुम्हें अपना डिसाइपलशिप से हटा दूंगी, यानी कि तुम मेरे डिसाइपल नहीं रहोगे, तुम्हारी मास्टर भी नहीं रहूंगी। तो उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, लगता है कि मास्टर को मेरे पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। वो उसे कहता है, मास्टर अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस टॉप पोजीशन को हासिल कर लेता हूँ तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कौन सा इनाम दोगी, फिर जो इनाम मुझे चाहिए क्या तुम मुझे वो दे सकती हो। तो मास्टर आगे से और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है, जबकि उसके साथ उसके ग्रैंडफादर बैठे उसी की तरफ देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं। अपनी पोती से कहते हैं, किंग तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो डिसाइपलशिप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि यही टॉप पोजीशन को हासिल करेगा। सीटू चिंग अपने ग्रैंडफादर से कहती है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर वो इस मैच को हार भी जाता है, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो उनका जो अनाउंसर होता है उन सभी लोगों से कहता है, तो हम लोग यहाँ पर इंडियन चांद किंग्स की फाइट को स्टार्ट करने वाले हैं ताकि यहाँ पर डिसाइड हो सके कि कौन टॉप पोजीशन के पर आने वाला है। तो तुम सभी 7 लोग हो, तुम सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ डिसाइड कर सकते हो, तुम सभी लोग एक दूसरे को फाइट के लिए चूज कर सकते हो। तो भी फाइटर एक दूसरे को चूज करेगा, वो फाइट खत्म होने के बाद जीतने वाला तो वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, जबकि जीतने वाला वहीं पर अरीना में रहेगा, जबकि दूसरा उसके साथ फाइट करने के लिए वहाँ पर आएगा। इस तरह ये फाइट चलती रहेगी जब तक कि आखिरी इंसान स्टेडियम में अकेला नहीं खड़ा रह जाता, जब तक बाकी के सारे हार जाएंगे और सिर्फ एक एंड के ऊपर बचेगा, वही इसके टॉप पोजीशन के ऊपर आएगा और वही इस कंपटीशन को जीत पाएगा। 4 लोग एक तरफ होते हैं, 3 लोग एक तरफ होते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्लाउड सामने की तरफ इशारा करते हुए ज़ेंटियान की तरफ इशारा करता है और कहता है, तो मैं इस लड़के के साथ फाइट करना चाहता हूँ, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ मेरे साथ फाइट करो। लेकिन ज़ेंटियान को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होती क्योंकि ज़ेंटियान भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है, इस वजह से वो कमजोर लोगों के साथ फाइट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो इसको इग्नोर कर देता है। फीजेंग जब देखता है कि उसको इग्नोर कर दिया गया है, वो हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, ब्रदर क्लाउड वन, जब हम लोग बैटलफील्ड के ऊपर थे तब तो तुम वहाँ पर शुरा डीमंस को डरा रहे थे, वो सभी लोग तुम्हें डर कर भाग रहे थे। यहाँ पर एक ऐसा बंदा जिसका हमने पहले नाम भी नहीं सुना, तुमने उसे चैलेंज किया लेकिन वो तुमसे फाइट भी नहीं करना चाहता, उसने तुम्हें कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। यहाँ पर ज़ेंटियान जो होता है वो खुद से सामने की तरफ इशारा करता है, वो झाओ की तरफ इशारा करता है और कहता है, लड़के चलो जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करनी है, मैं भी तो देखूंगा यहाँ पर एम्पर ने जिसको वाइस एडमिरल बनाया है आखिर वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा झाओ जुई उसके चैलेंज को इग्नोर कर देता है, जबकि फीचेंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है, लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी के साथ मेरे बॉस के साथ फाइट कर सकते हो, तुम हमारे फर्स्ट ब्रदर के साथ फाइट नहीं करोगे, पहले तुम्हें मुझसे फाइट करना पड़ेगी, उसके बाद में बॉस से फाइट करने को मिलेगा। क्लाउड वन से कहता अब तुम ये क्या कर रहे हो, उसने तुम्हें चैलेंज नहीं किया बल्कि उसने हमारे फर्स्ट ब्रदर को चैलेंज किया है, वो तो बॉस से फाइट करना चाहता है। हमारा फीचेंग अपने बाले को लेकर उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जैसे ही वो अपने बाले को लेकर उसके करीब पहुंचता है वो लड़का अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, वो उसी जगह के ऊपर खड़े खड़े अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसकी पावर्स काफी ज्यादा होती है। ज़ेंटियान उसी की तरफ देख रहा होता है, जबकि फीचेंग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है उससे फाइट करने के लिए। ज़ेंटियान जब अपनी थंडर पावर को रिलीज करता है तो उसी के साथ ही जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। मास्टर ओजेंग के साथ बैठा हुआ एल्डर कहता है, ओजेंग तुम्हारे पोते को देखकर तो लगता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि तुम्हारे पोते का मुकाबला कर सके, क्योंकि इसने तो थंडर इलेक्ट्रिसिटी के एलिमेंट में अपने आप को इनेट चांद किंग बनाया है और इसका एलिमेंट तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। एल्डर ओजेंग भी हंसना शुरू कर देते हैं और अपने पोते की तारीफ करते हुए कहती है, मेरा पोता बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये ह्यूमनली थंडर को अपनी फोर्स के तौर पर समन कर सकता है और थंडर को यूज करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज कर सकता है, तो अपने सेम ग्रुप के लोगों को बड़ी आसानी से हरा सकता है। अगर इससे कोई हाई लेवल का बंदा भी इससे मुकाबला करेगा ये उसको भी बड़ी आसानी से हरा सकता है। वाइंस्टीन कहते हैं तो फीचेंग के पास जो पावर्स हैं, डार्क राम यान पावर्स हैं और उसकी जो डार्क राम की यान पावर्स हैं वो ज़ेंटियान के थंडर पावर्स के साथ ब्लॉक हो रही हैं, इसी वजह से वो यहाँ पर अपनी पावर्स को फुली यूज नहीं कर पाएगा, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल पावर्स के ऊपर ही भरोसा करना पड़ेगा। थंडर पावर उसे यहाँ पर अपने आप के ऊपर अटैक करने से रोक रही है। फीचेंग पीछे हटने के बाद सोच रहा था मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसके पास तो लाइटनिंग इंड्यूस्ड बॉडी है, ये तो अपनी बॉडी के अंदर से लाइटनिंग को इमर्स कर सकता है, यानी कि ह्यूमनली लाइटनिंग यानी थंडर को यूज कर सकता है। चांद किंग बनने के बाद हम लोग यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर विंड एलिमेंट को यूज कर सकता हूँ। तो फीचेंग कहता है लगता है कि अब मेरे पास और कोई भी मौका नहीं है, मैं यहाँ पर इस फाइट को जीत तो नहीं पाऊंगा लेकिन मैं इस फाइट को एंजॉय तो कर ही सकता हूँ। ज़ेंटियान अपनी थंडर पावर को रिलीज करते हुए उसे कहता है, लड़के क्या तुम रेडी हो, अब मैं तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आने वाला हूँ। वो उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि फीचेंग कहता है अरे हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने इस तरह पावरफुल अटैक को यूज करने की, अब देखो मैं क्या करता हूँ। वो भी अपने बाले के साथ उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो अपने बाले के साथ उसके पर अटैक करता है तो सामने से ज़ेंटियान अपने पंच को सामने की तरफ करता है और
और उसके अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। चैंग को उसकी पावर्स को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, जबकि ज़ेंटियान बड़ी आराम से अपनी जगह के ऊपर खड़ा होता है और उसे कहता है मेरी बारी है, के सामने से वो गायब हो जाता है। फी चैंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। ज़ेंटियान उड़ता हुआ उसके पीछे चला जाता है। वो अपनी थंडर पावर को यूज करते बिजली की तेजी से पीछे पहुंच जाता है और पीछे जाने के बाद वो आसमान के ऊपर से उसके ऊपर अटैक करने लगा है। हमारा फी चैंग जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है, अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करता है और सामने की तरफ उसके ऊपर एक एनर्जी बीम छोड़ता है। वो एनर्जी बीम उसकी तरफ छोड़ता है तो ऊपर से भी एनर्जी बीम आ रही होती है जो कि थंडर इलेक्ट्रिसिटी की होती है। थंडर पावर बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त धमाका होता है। लोग सोच रहे होते हैं वहाँ पर क्या हुआ होगा, इस मैच को किसने जीता और कौन हारा है। चलो देखते हैं, धुआं कटने के बाद ही दिखाई देगा कि वहाँ पर क्या है। हम लोग तो यहाँ पर कुछ भी नहीं देख पा रहे, ना हमें यहाँ पर ओजैंग ज़ेंटियान दिखाई दे रहा है। ज़ेंटियान की थंडर पावर्स तो बहुत ज्यादा कमाल की हैं। वो पहले से नेट जान किंग राम में पहुंच चुका है, इसी वजह से उसने काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। जबकि फी चैंग ब्रदर ये तो अभी नेट जान किंग बना और ये बहुत ही लो लेवल का नेट जान किंग है, पास उसके सामने टिकने का कोई भी चांस नहीं है, जबकि उसके थंडर बोल्ट्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ब्रदर फी चैंग यहाँ पर इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं हार सकता, क्योंकि उसने शूरा बैटलफील्ड के ऊपर बहुत सारे शूरा डीमंस का मुकाबला किया है। हमारा फी चैंग अभी भी अपने भाले को सामने की तरफ करके खड़ा होता है, तो उसी वक्त उसे झटका लगता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। ज़ेंटियान वहाँ पर नीचे उतर आता है। नीचे उतरने के बाद वो उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे कहता है तुम तो अभी यहाँ पर एक नेट जान किंग बने हो, हम दोनों की पावर लेवल में एक बहुत ही बड़ा गैप है। मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम मुझसे कमजोर हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर हारने वाले हो। उसे पंच मारता है तो वहाँ पर जबरदस्त थंडर इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, जिससे फी चैंग बेचारे के मुंह के अंदर से ब्लड निकलना स्टार्ट होता है और वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ज़ेंटियान सही सलामत उसके सामने खड़ा होता है। देखने वाले अब बिल्कुल शांत हो चुके हैं कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है। तो उसी वक्त जंग मास्टर जी आगे बढ़ता है और उसे कहता है ब्रदर ओशैंग प्लीज अब रेस्ट करो, इसको मेरे पर छोड़ दो, इस चिकन को मैं अपने हाथों से मारता हूँ, इसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा। ज़ेंटियान जब फी चैंग के ऊपर अटैक कर रहा था तो वो अरीना से बाहर आकर गिरता है, जबकि क्लाउड जल्दी से भागता हुआ उसके पास चला जाता है और उसे कहता है फी चैंग थर्ड ब्रदर बताओ क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है क्लाउड ज़ेंटियान से कहता है लड़के तुम्हें इसे इतनी बुरी तरह से पीटने की क्या जरूरत थी, ये तो सिर्फ एक कंपटीशन था, तुम यहाँ पर इसके साथ एक स्पार भी तो कर ही सकते थे। जंग मास्टर जियो से कहता है तुम यहाँ पर इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो, जबकि तुम सभी के पास इतने स्किल्स नहीं है, तुम इतने ज्यादा कमजोर हो, तो फिर तुम्हें यहाँ पर इस तरह की बात करने का कोई भी अधिकार नहीं है। क्लाउड काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है तुम लगता है मेरे हाथ से मरना चाहते हो, लेकिन हमारा फी चैंग काफी ज्यादा खुश होता है। ज़ेंटियान से कहता है ब्रदर ज़ेंटियान मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, ये वाली फाइट मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट फाइट थी, पिछले कई लंबे अरसे से इस तरह की अच्छी फाइट नहीं की, क्यों ना हम लोग फिर से एक बार फाइट करें। ज़ेंटियान उसकी बात को इग्नोर कर देता है और साथ ही पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है जाओ पहले जाकर अपनी पावर्स को बढ़ा कर आओ, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। ये बात सुनते ही फी चैंग बेचारे को झटका लगता है और वो वहीं पर फिर से बेहोश हो जाता है, जबकि क्लाउड कहता है उसने तुम्हें कमजोर कह दिया। ज़ेंटियान जब वापस की तरफ मुड़ रहा होता है तो जंग मास्टर जियो से कहता है जाओ जाकर तुम रेस्ट करो, बाकी का सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, इन सभी चिकन्स को तो मैं खुद ही संभाल लूंगा। क्लाउड जंग मास्टर जी से कहता है क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं कर सकता। वो उसे कहता है तो चलो मैं तुमसे फाइट करता हूँ। तो यहाँ पर अब ये वाली फाइट क्लाउड शायान जी के दरमियान में होने वाली है, तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। तो यंग मास्टर जियो से अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे कहता है मैं इस वक्त के हमारे चांसलर यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर मास्टर जी का बेटा हूँ, जी फैमिली का यंग मास्टर, और इसके साथ साथ रॉयल अकेडमी के एक एल्डर जिसका नाम ओयांग एल्डर है, वो सबसे पावरफुल एल्डर है, मैं उनका डिसाइपल भी हूँ। इस अकेडमी के जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट किंग लेवल के स्टूडेंट्स हैं उन सभी में मैं भी शामिल होता हूँ, और इसके अलावा अकेडमी की हजारों खूबसूरत लड़कियां जो कि मेरे आसपास घूमती फिरती हैं और सभी लोग मेरे साथ डेट करना चाहती हैं। पता है कि तुम सभी लोग मेरे बारे में ये सब कुछ तो पहले से जानते हो, लेकिन तुम तीनों भाइयों ने मेरे साथ पहले भी कई बार पंगा ले चुका है, लेकिन आज तुम्हारे साथ ये सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ, आज तुम्हारा हिसाब क्लियर हो जाएगा। वो हमारे क्लाउड के साथ ये सारी बातें भी कर ही रहा होता है कि उसी वक्त क्लाउड अपना पंच बनाता है और उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। बेचारे को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता कि उस बेचारे के मुंह से उसके दांत भी टूट जाते हैं और वो पीछे जाकर पटकता है। साथ ही वो गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है लड़के तुमने जो क्या किया, क्या तुम्हें जरा भी नहीं पता कि फाइटिंग के असूल क्या होते हैं। जब कोई सामने वाला बात कर रहा हो तो पहले उसकी बात को सुनो और उसके बाद फाइट करो। से बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि फाइटिंग के रूल्स क्या होते हैं और यंग मास्टर के साथ किस तरह पेश आया जाता है। क्लाउड उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी बकवास पूरी हुई, क्यों तुम तो वही इंसान हो ना जिसका फादर यहाँ पर 7th प्रिंसेस को तुम्हारी वाइफ बनाना चाहता था, लेकिन 7th प्रिंसेस ने कहा कि तुम एक बहुत ही बुरे और बदे दिखने वाले इंसान हो, इसी वजह से उसने तुमसे शादी करने से मना कर दिया और मेरे ब्रदर याओजी को चूज कर लिया। खबर तो पूरे के पूरे शहर में फैल चुकी है, सभी को अच्छी तरह से पता है कि प्रिंसेस रूडी जी ने तुम्हें रिजेक्ट किया है। तुम लोग यहाँ पर टूर्नामेंट में बैटल कर रहे हैं टॉप पोजीशन के लिए और तुम यहाँ पर बकवास पे बकवास किए जा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर हमारे रीडर्स को ये सब कुछ सुनने में कोई दिलचस्पी है कि तुम कौन हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? तो सभी लोग तो बस यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि तुम यहाँ पर किस तरह मेरे हाथों से हारने वाले हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर अपने आप को एक स्ट्रॉन्गेस्ट जान किंग कहना चाहिए, क्योंकि तुम तो मेरा एक पंच खाने के बाद
अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहे, तुम तो बाकी सभी से बहुत ज्यादा बुरे हो, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इतनी एरोगेंटली बिहेव करना चाहिए। तुम कोई यंग मास्टर नहीं हो, बल्कि तुम तो एक बेकार इंसान हो। बात सुनने के बाद यंग मास्टर जी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है लगता है कि तुम मरना चाहते हो, और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो क्लाउड वहाँ नीचे खड़ा होता है और कहता है इसकी पावर्स भी काफी ज्यादा अच्छी है। फी चैंग भी बाहर खड़ा सोच रहा होता है कि इसकी तलवारबाजी की टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है, जो इसकी तलवार के अंदर से इतना ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा है। प्रिंस शाने जी यहाँ पर विंड की पावर को यूज कर रहा है, वो अपनी तलवार के साथ विंड एनर्जी को रिलीज कर रहा है, जैसे कि मेरे पास है, मैं अपने बाले के साथ विंड पावर को रिलीज करता हूँ। शाने जी अपनी तलवार लेकर क्लाउड वन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है तो हमारा क्लाउड वन भी हंसना शुरू कर देता है। क्लाउड वन कहता है तो यहाँ पर मैं इन सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जब इनेट जान किंग में कदम रखा था तो मैं वुड एलिमेंट को यूज कर सकता हूँ। तो मैं अपने वुड इनेट जान किंग राम में कदम रखने के बाद क्या कर सकता हूँ, ये सभी लोग देखने वाले हैं। वहीं पर खड़े खड़े अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इसकी एनर्जी ग्रीन कलर की होती है। अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ पर काफी सारी पावर बैरियर बना लेता है। शाने जी जब उसके पर अटैक करता है तो उसका अटैक बिल्कुल बेकार रहता है। वहाँ पर नीचे काफी सारा धुआं हो जाता है, लेकिन हमारे क्लाउड वन को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही सलामत होता है। अब वहाँ से धुआं हटता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, क्लाउड वन वहाँ पर नहीं होता। वो आसपास देखता है और कहता है क्लाउड वन कहाँ पर चला गया, कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं है। वो जैसे पीछे की तरफ देखता है तो क्लाउड वन वाकई में उसके पीछे होता है। बड़े से बाले को लेकर उसके करीब पहुंचता है और उसके ऊपर अटैक करने लगा है। उसके करीब पहुंचने के बाद अपने बाले को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है तो प्रिंस जी अपने आप को बड़ी मुश्किल से वहाँ पर बचाता है और पीछे की तरफ गिर जाता है, जबकि हमारा क्लाउड वन वहीं पर खड़े होकर हंसना शुरू कर देता है। वो पीछे की तरफ गिरता है तो हमारा क्लाउड वन अपने बाले को उसकी टांगों के बीच में मारता है, उसके मुर्गे के पास। वो बेचारा पीछे की तरफ लुढ़कता जाता है ताकि वो अपने मुर्गे को कटने से बचा सके। बार बार पीछे की तरफ लुढ़कता है, जबकि हमारा क्लाउड वन बार बार अपने बाले को उसकी टांगों के बीच में फेंक रहा होता है। साथ ही क्लाउड वन अपने बाले को ऊपर की तरफ उठाता है तो यंग मास्टर जी और भी ज्यादा घबरा जाता है, उसे कहता है प्लीज ऐसा मत करना, ये मत करो। तो हमारा क्लाउड वन अपने बाले को ऊपर हवा में फेंक देता है और वो ऊपर काफी ऊंचा चला जाता है। देखकर शाने जी कहता है अब ये क्या करने वाला है, इसने अपने बाले को ऊपर हवा में क्यों फेंक दिया। बाकी के सभी लोग भी उसी तरफ ही देख रहे होते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने अपने बाले को ऊपर क्यों फेंक दिया है। क्लाउड वन उसे कहता है सभी लोग कहीं ये ना कहें कि मैं तुम्हें यहाँ बुली कर रहा हूँ, इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर एक चांस दिया है, बच सकते हो तो बच कर दिखाओ। वो आसमान की तरफ देखता है तो बाला ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तो बाला ऊपर से जब नीचे की तरफ गिर रहा होता है सीधा ग्राउंड के ऊपर आकर धड़ाम से गिरता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। वहाँ पर काफी सारी रोशनी निकलती है और काफी सारा धुआं हो जाता है। मास्टर जी अभी वहीं पर होता है तो ये बाला फिर से आकर उसकी टांगों के बीच आकर गिरा होता है। जैसे ही वो उसकी टांगों के बीच आकर गिरता है बेचारे का मुर्गा तो नहीं करता, लेकिन इसी के साथ ही वो डर के मारे ही बेहोश हो जाता है। हमारे क्लाउड वन ने अपने मैच को जीत लिया है। वो कहता है तो मैंने यहाँ पर अपने मैच को जीत लिया है। क्लाउड वन इस मैच को जीतने के बाद अगले बंदे को चैलेंज करता हूँ, तुम में से कौन मुझसे फाइट करना चाहता है, चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। क्लाउड वन जब यहाँ पर एरिना में खड़े होकर चैलेंज करता है तो वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम शी वू चैन होता है। शी वू चैन उसे कहता है मैं तुमसे फाइट करूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हें अपने फेलो डिसाइपल्स को इस तरह ह्यूमिलिएट करते हुए नहीं देख सकता। तुमने अपने फेलो डिसाइपल्स के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है पूरी एकेडमी के सामने, इसी वजह से अब मैं तुम्हें यहाँ पर सजा देने वाला हूँ। क्लाउड वन उस लड़के को पहले नहीं जानता क्योंकि ये एक नया स्टूडेंट है। वो उसे कहता है तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव की जरूरत पड़ेगी, मैं तुम्हें बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। क्योंकि सभी लोग भी कहते हैं आज ये लड़का कौन है, हमने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा। ये हमारे सीनियर ब्रदर क्लाउड वन को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर आया है। ये भी एक नेट जान किंग है, लेकिन हमने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। इसने बाकी के सारे कंपटीशन को पार करने के बाद यहाँ पर फाइनल लेवल तक पहुंचा है। इसका मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन ब्रदर क्लाउड वन के मुकाबले में ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये हमें नहीं पता। ये तो मैच देखने के बाद ही पता चलेगा। हम लोग तो इस मैच को देखने को बहुत ज्यादा मुंसिर हैं। तो वो लड़का हमारे क्लाउड वन को अपना नाम बताता है। वो कहता है मेरा नाम जी वू चैन है और मैं एक लोअर रैंक का नेट जान किंग हूँ। लेकिन हमारा क्लाउड वन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए साइड के ऊपर लड़कियों की तरफ देख रहा होता है। वो उन सभी लड़कियों को देखकर काफी खुश हो रहा होता है। जी वू चैन को इस बात से काफी गुस्सा आता है और उसे कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करने के लिए रेडी हो, मैं तुम्हारे पर जरा भी तरस नहीं खाने वाला। इसी के साथ ही वो वहीं पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करता है और एनर्जी के साथ ही वो काफी सारी तलवारें बना लेता है। उन सारी तलवारों को हमारे क्लाउड वन के ऊपर फेंक देता है। जहाँ पर कुछ एल्डर्स जो मैच देखने के लिए आए होते हैं वो सभी ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। इस लड़के ने जहाँ पर जिस पावर को यूज किया है वो स्वर्ड इंटेंट है। इस लड़के ने इतनी यंग एज में स्वर्ड इंटेंट को कैसे हासिल कर लिया है। लड़का तो उस लेवल तक पहुंच चुका है जहाँ पर तलवार और इंसान एक हो जाते हैं। हमारा शाओ भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है क्या हमारी अकेडमी में वाकई में इस तरह के लोग भी हैं, मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता था। भी कहता है मुझे भी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसने अपने आप को इस तरह छुपा कर रखा हुआ है, इसके पास तो काफी सारी स्ट्रेंथ है। क्लाउड वन की तरफ जो एनर्जी स्वर्ड्स आ रही होती हैं, क्लाउड वन उन सारे अटैक्स को वहाँ पर अवॉइड कर रहा होता है। वो उन अटैक्स को अवॉइड तो कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी तलवारें होती हैं। काफी सारी तलवारें उसकी बॉडी के साथ टकराती हैं और उसकी बॉडी के ऊपर जगह जगह के ऊपर कर्स लग जाते हैं।
क्लाउड वन कहता है इसकी तलवारबाजी की टेक्निक तो काफी ज्यादा अच्छी है और इसकी तलवार की स्पीड भी काफी ज्यादा है। मैं इन सभी को अवॉइड नहीं कर पा रहा, मुझे यहाँ पर कुछ और करना होगा। वू चैन ऊपर हवा में चला जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए फिर से इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। नीचे का ग्राउंड भी टूट जाता है। क्लाउड वन कहता है मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसकी तलवारबाजी की ट्रेजेक्टरी को समझ नहीं पा रहा कि ये कौन से एंगल से किस तरफ से मेरे ऊपर अटैक किए जा रहा है। यहाँ पर डिफेंसिव भी नहीं रह सकता, मुझे इसके ऊपर अटैक भी करना होगा। ये वू चैन उसे कहता है तुम अभी तक मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे, लगता है कि तुम्हें अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। क्लाउड वन कहता है मुझे भी यहाँ पर ऑफेंसिव होना पड़ेगा। वो अपने भाले को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, साथ ही अपने भाले को सामने की तरफ घुमाते हुए एक स्लैश लगाता है। तो उसकी स्लैश के साथ नीचे का सारा ग्राउंड टूट जाता है। वहाँ पर एक जबरदस्त कट लगता है। वो स्लैश उड़ती हुई सीधी जी वू चैन की तरफ आगे बढ़ती है। जी वू चैन अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और सामने की तरफ से ग्राउंड के अंदर से एक बड़ी सी एनर्जी स्वर्ड निकालकर सामने एक बड़ी सी एनर्जी शील्ड बना लेता है। उसी एनर्जी शील्ड के साथ वो स्टैक को ब्लॉक कर लेता है। उस स्टैक को ब्लॉक करने के बाद की तरफ देखता है तुम्हारे क्लाउड वन ने उसके इर्द गिर्द काफी सारी एनर्जी शील्ड्स बना दी होती हैं। वो सारी की सारी एनर्जी शील्ड उसका अटैक होता है। वो उस अटैक के साथ वू चैन को वहाँ पर उसके अंदर ट्रैप करने वाला है। उसी के साथ उसके ऊपर अटैक करेगा। वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है तो वो सारी की सारी शील्ड वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं और जी वू चैन उन सारी शील्ड्स के अंदर कैद हो जाता है। तो क्लाउड वन यहाँ पर अपनी शील्ड्स के अंदर कैद करने के बाद उसको हराने की कोशिश कर रहा था कि उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट आए, लेकिन वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और वो सारी की सारी शील्ड्स अपने आप ही टूट जाती हैं। कि क्लाउड वन को ऐसा लग रहा होता है कि उसने उस लड़के को हरा दिया है। वो अपने बॉस से कहता है बॉस मैंने कर दिया, मैंने इसको हरा दिया है। उसी वक्त वहाँ पर काफी सारा ब्लड दिखाई देता है कि हमारे क्लाउड वन के कंधे के अंदर आकर एक तलवार घुस जाती है। ये वू चैन अभी बिल्कुल ठीक ठाक होता है। वो सामने खड़ा होता है और वहीं पर सामने खड़े होकर उसने अपनी एनर्जी स्वर्ड को रिलीज किया होता है जो कि सीधी आकर क्लाउड वन के कंधे के अंदर आकर दंस जाती है। हमारा क्लाउड वन जख्मी होकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर बैठ जाता है। सभी देखने वाले कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है ब्रदर, क्लाउड वन ने स्पेशल टेक्निक को खुद से बनाया था। ये इसकी किंग लेवल की टेक्निक थी जिस टेक्निक को जी वू चैन ने बड़ी आसानी से हरा दिया है। जी वू चैन भी क्लाउड वन से कहता है अब मैं तुम्हें यहाँ से क्यों जाने दूं, तुम बस इतना ही कर सकते हो। तुम लोग तो कह रहे थे कि तुम लोग शुरा बैटलफील्ड के ऊपर तुमने शुरा डीमंस को हराया है और तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं हो, डायनेस्टी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसके साथ ही वो काफी सारी तलवारें और निकालता है और हमारे क्लाउड वन के ऊपर फिर से अटैक करता है। क्लाउड वन से कहता है तुम यहाँ पर इस फाइट को हार चुके हो, तुम्हें यहाँ पर जिसने हराया है वो एक न्यू असेंडेड किंग है कि नेट जॉन किंग है। क्लाउड वन बेचारा उसकी तलवारों के अंदर फंसा होता है और इसी के साथ ही वो आसमान के ऊपर से काफी सारी तलवारें निकालता है और उसके ऊपर अटैक करने लगा है। जबकि क्लाउड वन यहीं पर खड़े खड़े फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है तुमसे कहा था, पहले वाले से भी यही कहा था कि हम लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हैं, बकवास बातें करने के लिए नहीं आए। अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है जिसके साथ वो अपने इर्द गिर्द जितनी तलवारें होती हैं उन सभी को तोड़ देता है। क्लाउड वन उसे कहता है क्या मैं क्लाउड वन क्या तुम्हें इतना ज्यादा कमजोर दिखाई देता हूँ कि तुम्हारा जैसा लड़का भी यहाँ पर मुझे इतनी बातें सुना दे। तो जी वू चैन को इसकी बातें सुनने के बाद काफी गुस्सा आता है। वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और बहुत ही पावरफुल स्वर्ड के साथ हमारे क्लाउड वन पर अटैक कर देता है। जबकि क्लाउड वन उसको डिफेंड नहीं कर सकता था, इसी वजह से हमारा शाओ जल्दी से भागता हुआ बीच में आ जाता है। शाओ क्लाउड वन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके अटैक को वहाँ पर अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए ब्लॉक कर लेता है कि वो क्लाउड वन को उस अटैक से बचा सके। क्लाउड वन जो कि पीछे खड़ा होता है उस अटैक का झटका इतना जोरदार होता है कि क्लाउड वन फिर भी जख्मी हो जाता है, उसके मुंह से ब्लड निकलता है। उसे कहता है क्लाउड क्या तुम ठीक हो? वो उसे कहता है हाँ बॉस मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी भी यहाँ पर फाइट कर सकता हूँ, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसे कहता है तुम इस फाइट को जीत चुके हो, जाओ जाकर बाहर आराम करो, अपने जख्मों को जाकर ट्रीट करो, ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इस फाइट को आगे बढ़ाता हूँ। क्लाउड वन उसे कहता है नहीं बॉस मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, ये फाइट मेरी है और ये फाइट मैं ही करूंगा। हमने इससे भी ज्यादा बुरी बैटल्स का सामना किया है, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे वहाँ पर नर्सों को देखता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं जाकर रेस्ट करता हूँ। वो जल्दी से भागता हुआ जाता है, जाकर नर्स के साथ फ्लर्टिंग करते हुए कहता है नर्स तुम्हें देख रही हो कि मेरी बॉडी के ऊपर कितनी ज्यादा चोटें हैं, मैं मरने वाला हूँ, क्या मरने से पहले तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगी, क्या तुम मेरे साथ डेट पर जा सकती हो? कि सभी लोग भी उसकी फ्लर्टिंग सुनने की बात सोच रहे होते हैं, ये तो फ्लर्टिंग में बहुत ज्यादा बुरा है, इसके साथ तो कोई भी मेकअप नहीं करेगा। एल्डर ओशैंग कहते हैं ये लड़का जी वू चैन ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़का निकला, यानी कौन से एल्डर ने इसको सिखाया और ये सारे के सारे स्किल्स इसने किससे सीखे हैं, यानी इस लड़के ने अपने आप को कैसे ट्रेन किया है। लेकिन इस लड़के की कल्टीवेशन को देखकर लगता है कि इसने बहुत ज्यादा मुश्किलों के साथ इस कल्टीवेशन को हासिल किया होगा। ना याओ जुई उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है मैं तुम्हें 3 मूव्स देता हूँ। ये बात सुनने के बाद जी वू चैन उसे कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहते हो? याओ जुई से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें 3 स्ट्राइक करने का मौका दे रहा हूँ, तुम मेरे पर 3 अटैक करो, तुम्हारे तीनों अटैक को ब्लॉक करूंगा, आगे से तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगा। सभी सुनने वाले कहते हैं क्या हम लोगों ने यहाँ पर सही सुना? सीनियर ब्रदर याओ जुई ने यहाँ पर उसे 3 मूव्स फ्री में दे दिए हैं कि वो उसके ऊपर 3 अटैक कर सकता है और ब्रदर याओ जुई आगे से उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। इतना है कि वाइस एडमिरल को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। तो फाइट स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो जी वू चैन उसे कहता है तुमने यहाँ पर मुझे 3 मूव्स की ऑफर किया कि मैं तुम्हारे पास 3 अटैक्स कर सकता हूँ, लगता है कि तुम भी यहाँ पर मुझे सीरियसली नहीं ले रहे। बचपन से ही मुझे किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन वो सभी लोग जिन्होंने मुझे सीरियसली नहीं लिया बाद में वो बहुत ज्यादा पछताए थे। लगता है कि अब यहाँ पर तुम भी पछताने वाले हो। तुम सभी लोग जो कि रॉयल फैमिली में पैदा
पैदा हुए हो या फिर किसी महान फैमिली में पैदा हुए जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे। एक बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से यहाँ पर आया हूँ। मेरे पास जो बैकग्राउंड है बताने लायक भी नहीं है। मेरे पास ट्रेनिंग करने के लिए रिसोर्सेज भी नहीं थे। मैं जंगल में ट्रेनिंग करता था। जैसे कि तुम्हारे जैसी अमीर फैमिली के बच्चों के पास पावरफुल रिसोर्सेज होते हैं कल्टीवेट करने के लिए। अपनी सारी जिंदगी डीमन बीस्ट के खिलाफ फाइट करने में गुजार दी। नो डीमन अबिस में पला बड़ा हूँ। मुझे पता था कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी अगर मुझे तुम्हारे जैसे अमीर यंग मास्टर्स के साथ एक ही रिंग में आकर फाइट करना है। मुझे और ज्यादा डर महसूस होता हो, चाहे मुझे और ज्यादा दर्द महसूस होता हो, लेकिन मुझे ये करना था। तुम्हारे जैसे अमीर बच्चों के साथ यहाँ पर आकर खड़ा होना था। इसी वजह से मैंने बचपन से ही नो डीमन अबिस में डीमंस के साथ फाइट करते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। तो मैं इस साल की चैंपियनशिप को यहाँ पर जीतने वाला हूँ। टॉप स्टूडेंट मैं ही होने वाला हूँ, एक आम इंसान के तौर पर, जबकि तुम सभी यंग मास्टर्स को हराकर मैं साबित कर दूंगा हमारे जैसे आम फैमिलीज के जिनके पास बैकग्राउंड नहीं होती वो भी यहाँ पर जीत सकते हैं। जिंदगी नो डीमन अबिस में रहा है और वहीं पर बचपन से लेकर अभी तक ट्रेनिंग करता रहा है। लगता है कि याओ जू एक नोबल फैमिली का यंग मास्टर है जिसकी वजह से उसे बहुत सारे फैमिली रिसोर्सेज मिलते रहे हैं। उसके पास फैमिली की बैकग्राउंड स्पोर्ट भी थी जिसकी वजह से वो इतना पावरफुल वॉरियर बन सका है। तो हमारे याओ को यहाँ पर ये कहता है कि तुम्हारे जैसे रॉयल फैमिली के यंग मास्टर को मैं यहाँ पर हरा कर पास साबित कर दूंगा कि रिसोर्सेज ना होने की वजह से भी लोग यहाँ पर अपने आप को कल्टीवेट करवा सकते हैं। मैं सभी के सामने अपना नाम रोशन करूंगा। और वो हमारे याओ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि हमारे याओ ने उसे 3 फ्री हिट्स दी हुई हैं। वो बड़ी स्पीड से सामने से गायब होता है और अपनी तलवार लेकर याओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे वो बढ़ता है। वो याओ के करीब पहुंच जाता है तो अपनी तलवार के साथ हमारे याओ के ऊपर अटैक करता है। हमारा याओ जू अपनी 2 उंगलियों को यूज करते हुए उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है हमारा यहाँ पर 1 मूव हो चुका है, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही चांसेस और बचे हैं, तुम 2 बार मेरे पर अटैक कर सकते हो। ये देखने के बाद तो वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो चैन जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है और उसे कहता है प्लीज फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे अटैक में मैं तुम्हारी ये सारी की सारी ह्यूमिलिएशन जो कि तुमने यहाँ पर मेरी की है तो मैं 100 गुना ज्यादा वापस करने वाला हूँ। तो वो चैन जल्दी से जंप करते हुए ऊपर हवा में चला जाता है और हवा में जाने के बाद वो अपनी स्वर्ड इंडेंट को रिलीज करता है और याओ से कहता है अब देखना कि तुम मेरे इस मूव को कैसे ब्लॉक कर पाते हो। जब वो अपनी स्वर्ड इंडेंट को रिलीज करता है तो वहाँ पर बहुत सारी तलवारें होती है। वो सारी की सारी तलवारें हमारे जुंजी के ऊपर गिरने वाली है। हमारा जुंजी नीचे से खड़ा है सब कुछ देख रहा था और उसे कहता है तो याओ उसकी स्पेशल पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है तुम तो यहाँ पर स्वर्ड इंडेंट को यूज करते हुए एक डोमेन भी क्रिएट कर सकते हो जो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक बार ये वो चैन दोबारा से अपने बैकग्राउंड सीन में दिखाता है जहाँ पर उसका फादर उसे थप्पड़ मारता है और उसे कहता है तुम चाहते हो कि तुम्हारी बाकी की सारी जिंदगी तुम लोगों के बल पाँव में पड़े रहो, सभी लोग तुम्हें अपने पाँव के नीचे रौन कर आगे गुजर जाएं, सभी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो अच्छी तरह से पता है कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड कितनी ज्यादा पुअर है। हम लोग यहाँ पर अच्छे रिसोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम सभी लोग अपने ऊपर रिलाई नहीं करेंगे तो फिर हम सभी लोग इस बैटल को कैसे जीत पाएंगे और हम लोग बाकी की सारी जिंदगी इन सभी पावरफुल लोगों के गुलाम बने रहेंगे। तो वो अपनी बेटी यानी जी वुई चैन का हाथ में एक छोटा सा नाइफ देता है और उसे कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो। वो उसे अकेला वहाँ पर डीमन वॉल्स के बीच में भेज देता है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। तो नेक्स्ट सीन फिर से प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर रीना के सेंटर में जबरदस्त फाइट हो रही होती है। वहाँ पर अटैक की वजह से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। सभी देखने वाले काफी हैरान हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। स्वर्ड इंडेंट की डोमेन तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। क्या याओ उस सारे के अटैक को ब्लॉक कर पाएगा या नहीं? याओ वहीं पर सही सलामत खड़ा होता है। उसने सारे अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है और उस अटैक को ब्लॉक करने के बाद वहीं पर सही सलामत खड़ा होता है, जबकि जी वुई चैन भी जल्दी से जंप करते हुए नीचे आ जाता है। तो याओ जी वुई चैन की तारीफ करते हुए कहता है लड़के तुम्हारी पावर्स तो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तुम्हारे जैसे बहुत सारे इंडियन रैंकिंग हमारी एकेडमी में होने चाहिए जिससे हमारी एकेडमी काफी ज्यादा आग तरक्की करेगी। फिर साथ ही याओ से कहता है तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही और आखिरी चांस बचा है, तुम उस चांस को भी ले सकते हो। तो मुझे नहीं हरा पाया तो उसके बाद मेरी बारी होगी। सुनने के बाद जी वुई चैन भी उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट है। तुम सभी लोग नोबल फैमिलीज के यंग मास्टर क्या इसी तरह के होते हो? मैंने अपनी सारी की सारी जिंदगी कल्टीवेशन पर लगा दी ताकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं और तुम्हारे जैसे रॉयल फैमिली या फिर नोबल फैमिली के यंग मास्टर्स के साथ मैं एक साथ खड़े होकर तुमसे फाइट कर सकूं। अब जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए पहुंच चुका हूँ लेकिन मैं तुम्हें हरा नहीं पा रहा। फिर से मैं बैकग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे के सारे डीमन वॉल्स छोटे बच्चे के पीछे पड़े होते हैं, जी वुई चैन के पीछे पड़े होते हैं। जी वुई चैन उन सभी के सामने खड़ा होता है। उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और उसे वही सेम बात कहते हैं जो कि हमने पीछे सुनी थी और उसके पास एक छोटा सा नाइफ फेंक देते हैं और उसे कहते हैं चलो इस नाइफ को उठाओ और जाकर उन मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट करो। अगर तुम उन मॉन्स्टर्स को नहीं मार सके तो तुम भी वहाँ पर उन मॉन्स्टर्स का खाना बन जाओगे, इतना तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तो वो नाइफ को उठाता है और उनको मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। जी वुई चैन चलाकर हमारे याओ से कहता है तो आज मैं यहाँ पर इस बात को साबित कर दूंगा। अगर मेरे पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं भी थे, अगर मेरे पास अच्छे टीचिंग कोचेज नहीं थे, अगर अच्छी मेरे पास मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हें हरा सकता हूँ। मैं यहाँ पर हमारे इंपीरियल सिटी का एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास लेजेंड बनने की ताकत है, यानी कि वो लेजेंडरी फिगर कहलाने का लायक होगा। और इस बार वो एक जोरदार चीख मारता है तो आसपास से बहुत सारी एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है। वो सारी की सारी एनर्जी एक ही पॉइंट के ऊपर गैदर हो रही होती है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर आकर इकट्ठी होना स्टार्ट होती है। जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये एनर्जी सेक्शन की पावर तो बहुत ज्यादा ग्रेट है, इस लड़के ने ये कैसे किया? ये लड़का तो अपने आसपास से जितनी भी स्वर्ड एनर्जी है सारी की सारी को ऑब्जर्व कर रहा है। जी वुई चैन अपनी अटैक को रेडी करने के बाद हमारे याओ जू के ऊपर कट लगाने
आने के बाद आगे गुजर जाता है। अटैक करके आगे गुजर जाने के बाद हमारा जाओ और वो दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े होते हैं। इसी के बाद हमारा जाओ अपनी तलवार की तरफ देखकर कहता है, हमारा जाओ से कहता है, तुम्हारी तलवारबाजी की टेक्निक्स तो काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुजारे लायक ही है, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हारे पास जो तलवार है वो सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज तलवार है, इसी वजह से तुम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। उसे कहता है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताऊं तो तुम ज्यादातर मेरे जैसे ही हो, तुम्हारी कहानी मेरे जैसी, इसी वजह से मैं तुम्हें एडमायर कर रहा हूँ। तो सभी लोग एक दूसरे के जैसे ही हैं, हम दोनों सेम हैं, हम दोनों यहाँ पर अपनी जिंदगी के लिए फाइट कर रहे हैं। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे बेस्ट है। अगर तुम यहाँ पर बेस्ट बनना चाहते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, उसके बाद में वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। साथ ही मैंने जाओ से कहता है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ को प्रूव करने के 3 मौके देने वाला हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर 3 चांसेस देता हूँ, 3 बार तुम्हारे पर अटैक करूंगा। अगर तुमने एक बार मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया तो तुम इस मैच को जीत जाओगे। तो जी वुचेन भी गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है, लड़की क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर सकता? जाओ से कहता है, तो जल्दी से रेडी हो जाओ, जब तुम रेडी हो जाओगे तब मैं तुम्हारे पर अटैक करूंगा। यहाँ पर फालतू की बातें मत करो। देखने वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली मास्टर ओशेंग ज़ेंटियान। तो ओशेंग कहते हैं, ये लड़का जाओ ये तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। तो यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि कैसे ये लड़का यहाँ पर इस शर्त को हारने वाला है। उस लड़के के साथ इसने चैलेंज तो कर लिया है, लेकिन यही इस फाइट को हारेगा। बाकी के सभी देखने वाले भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा। जाओ अपनी रहलबर्ड को ऊपर की तरफ उठाता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। शी वुचेन जो कि नीचे खड़ा होता है, उसे बहुत ज्यादा डर महसूस होता है। जाओ अपनी हेल्पर्ड के साथ जब उसके ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पर जबरदस्त थंडरबोल्ट्स निकलते हैं और वहाँ पर काफी सारी रोशनी हो रही होती है। पीचेंग और क्लाउडमैन बाहर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं, हमारा बॉस तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मैंने जाओ ने यहाँ पर अपना पहला अटैक किया है, तो पहली अटैक को शी वुचेन ब्लॉक नहीं कर पाता, ग्राउंड के ऊपर जाकर बैठा होता है और कहता है, ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। तो जाओ उसे कहता है, तो अब यहाँ पर दूसरे मूव की बारी है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो माना जाओ जंप करते हुए जैसे उसके करीब पहुंचता है, अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है, क्योंकि शी वुचेन ज्यादातर कुछ आगे से कर नहीं पाता। अभी देखने वाले कहते हैं, सीनियर ब्रदर जाओ तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, इनकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो बच्चा लड़का शी वुचेन, वो तो बेचारा अपने आप को यहाँ पर डिफेंड भी नहीं कर पा रहा। जाओ के दूसरे अटैक की वजह से शी वुचेन ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ग्राउंड के ऊपर वो ऊंधा पड़ा होता है और उसके साथ ही उसके सर के ऊपर से ब्लड भी बह रहा होता है। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपनी सारी जिंदगी नो डिमन अबिस में डीमंस को मार मार के ट्रेनिंग की है, फिर ये बंदा मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? जाओ से कहता है, तुम्हें यहाँ पर मुझे देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने आप को देखना चाहिए कि तुम क्या कर सकते हो। सब कुछ तुम्हारे बारे में है, ना कि मेरे बारे में है। एंडियन को भी दिखाते हैं जो कि बाहर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। वो बड़ी आराम से खड़ा होता है क्योंकि अभी उसकी बारी नहीं आई। सभी देखने वाले काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं कि उनका सीनियर ब्रदर जाओ यहाँ पर इस मैच को जीतने वाला है। तो हमारा जाओ भी आगे की तरफ बढ़ता है। शी वुचेन अभी भी ग्राउंड के ऊपर उसी तरह पड़ा होता है। वो ग्राउंड के ऊपर लेटा होता है, तो जाओ उसके पास से गुजर रहा होता है, उसके पाँव को पकड़ लेता है और कहता है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। जाओ से कहता है, अब तुम्हें क्या हुआ है कि तुम्हें यहाँ पर तीसरे मूव को भी पूरा करवाना है। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और जाओ के सामने खड़े होकर गुस्से के साथ उसे कहता है, चलो जल्दी से आ जाओ, अपने तीसरे मूव को भी पूरा करो। मैं यहाँ पर साबित करना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जाओ कहता, हाँ क्यों नहीं, जो मेरा तीसरा मूव तो भी बाकी था। वो उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो जैसे ही अपने पंच को सामने की तरफ करते हैं, उसके करीब पहुंचता है। वो उसके माथे के करीब अपने पंच को लाकर रोक देता है। उसके अंदर से जबरदस्त प्रेशर निकलता है, लेकिन वो उसके मुंह पर पंच नहीं मारता। ये वुचेन भी इस बात से काफी हैरान होता है। वो उसके माथे के ऊपर हल्का सा फ्लिक करता है, जिससे ये वुचेन ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। गिरते साथ ही वो उसका चेहरा देखने लायक होता है, यानी कि उसने अपनी हार मान ली है। इसका मतलब यह है कि वो इस मैच में हार चुका है। उसको हराने के बाद हमारा जाओ जी वहीं पर खड़ा होता है और उसे कहता है, जाओ जाकर और ज्यादा कल्टीवेट करो, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम काफी ज्यादा बेहतर हो। जी वुचेन उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर रोना शुरू कर देता है और साथ ही बहुत ज्यादा खुश भी होता है। साथ ही उसे बैकग्राउंड सीन में याद आता है कि जब उसके डैड ने उसे छोड़ दिया था डीमन वुल्स को मारने के लिए, तो उसने सारे के सारे डीमन वुल्स को मार दिया और उनके ढेर लगाकर उनके ऊपर खड़ा होता है। उस वक्त जो उसे खुशी महसूस हुई थी, वही खुशी उसे आज भी यहाँ पर भी महसूस हो रही है। हमारे जाओ ने यहाँ पर अपने पहले ओपोनेंट को हरा दिया है, तो यहाँ पर 4 में से 2 ओपोनेंट हार चुके हैं। जेंगा क्लाउडमैन उसे कहते हैं, बॉस तुम तो काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हो, पहले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। अब बस तुम्हें 2 और बैटल्स को जीतना है और उसके बाद वो पिलर्स की मिस्ट्री की पावर तुम्हें मिलेगी। जाओ अरीना से बाहर आ जाता है। अरीना से बाहर आने के बाद उसी वक्त सीटो लियान वहाँ पर आती है और उसे कहती है, जाओ जी चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, हम दोनों यहाँ पर फाइट करेंगे। वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए हमारे जाओ को यहाँ पर एक चैलेंज करती है। वो उसे कहती है, चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुमसे फाइट करनी है। जाओ भी अरीना में आ जाता है और उसे कहता है, क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे फाइट कर सकती हो? तो तुम्हें ऐसे ही लगता है तो चलो फिर ठीक है, यहाँ पर फाइट ही करते हैं। फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुली किया, रोती हुई अपनी बहन के पास मत चली जाना। हमारा जाओ अरीना में आकर सेंटर में आकर खड़ा हो जाता है, जबकि सीटो लियान बड़ी स्पीड से भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है, आज तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो भी बुरा किया था मैं उस सबका बदला लेकर रहूंगी। बड़ी स्पीड से भागती हुई उसके करीब पहुंचती है, अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करती है, जबकि हमारे जाओ को यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। वो अपने हाथ को सामने करता है, सामने एक शील्ड क्रिएट होती है कि उसका ऑरा काफी ज्यादा ठीक होता है। इसी वजह से तो लियान की तलवार का अटैक वहीं पर ब्लॉक हो जाता है। तो जाओ से कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि लास्ट टाइम हम दोनों के
बीच में जो कुछ भी हुआ था वो तुम्हें अभी भी याद करके मेरे पर अटैक कर सकती है, तुम्हें भूल जाना चाहिए। मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ और अब तुम्हारे पास मुझे हराने का कोई भी चांस नहीं है। और मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। जाओ ने दोनों उंगलियों में उसकी तलवार को पकड़ा होता है। इसी वक्त सीटू लियान अपनी तलवार को छोड़ देती है, अपनी टांग को नीचे की तरफ करती है और वहीं से अपनी टांग घुमाकर हमारे जाओ के ऊपर किक मारती है। जब वो हमारे जाओ को किक मार रही होती है तो हमारा जाओ उसकी टांग को ही पकड़ लेता है, वहीं पर उसे ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है। इस तरह हमारे जाओ ने अपने इस मैच को भी जीत लिया है। जबकि उसकी बड़ी बहन सीटू चिंग दूर खड़ी गुस्से के साथ उसकी तरफ घूरकर देख रही होती है, तो कहती है तुम एक छोटी सी लड़की हो, फिर तुम यहाँ पर इस फाइट को क्यों करने के लिए आई हो, चलो जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। आउटवान भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो अपने बॉस से कहता है बॉस ठीक है, जब इस लड़की को यहाँ से जाने दो, ये हार चुकी है। ये सीटू लियान भी जल्दी से पीछे की तरफ बढ़ती है, वो ऊपर हवा में जाती है, अपनी पावर्स को रिलीज करती है और हमारे जाओ को फिर से किक मारने के लिए आगे बढ़ती है। वो हमारे जाओ को किक मार रही होती है तो हमारा जाओ अपने हाथ को सामने करता है और उसके पाँव को वहीं पर पकड़ लेता है। वो उसके पाँव को पकड़ लेता है तो उसके अंदर से जबरदस्त प्रेशर की एनर्जी निकलती है। वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जाओ को तो नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन वो प्रेशर पीछे की तरफ जाता है और पीछे की पूरी दीवार टूट जाती है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि सीटू लियान तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हम लोग की फाइट होगी और अगर जेंटियान के साथ हमारा जाओ फाइट को जीत जाता है, इस वक्त वो रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन को हासिल कर लेगा और उसके बाद उसे मिस्ट्री पिलर्स के पास जाने का मौका मिलेगा। सीटू लियान भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है तो हमारा जुंजी पहले तो उसकी किक को पकड़कर उसकी टांग को पकड़ता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है, लेकिन वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। इस बार वो जब जुंजी के ऊपर किक मारती है, जुंजी उसकी किक को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन उसकी किक की पावर काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पीछे की दीवार भी टूट जाती है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। सीटू लियान उसके ऊपर किक मारने के बाद जंप करते पीछे हटती है और उसे कहती है चलो ठीक है, बस बहुत हुआ, तुम्हारे साथ बस इतनी फाइट करनी थी, मुझे पता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकती, तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं हार मानती हूँ। और वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है, जबकि हमारा जुंजी हल्का सा मुस्कुरा देता है। सीटू लियान काफी ज्यादा गुस्से में होती है, वो गुस्से के साथ सीढ़ियों के ऊपर से उतरती हुई अरीना से बाहर चली जाती है। जबकि क्लाउड वन कहता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और ऊपर से इसका ऑरा तो देखो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पर जाओ ने जहाँ पर सेकंड कंटेस्टेंट को भी हरा दिया और उसको हराने के बाद अब जेंटियान की बारी होती है। जेंटियान अरीना में आता है, अपनी इलेक्ट्रिक पावर्स को रिलीज करता है और जाओ से कहता है चलो ठीक है, अब हमारी बारी है, मुझे यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करना है, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम टॉप पोजीशन को हासिल कर पाओगे, तुम वाकई में बहुत ही अच्छे वॉरियर हो, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है मैंने वो सब कुछ देखा, मैंने सभी के साथ तुम्हारी फाइट को देखा है और मुझे लगता है कि मुझे भी तुमसे फाइट करनी चाहिए। हमारा जाओ से कहता है चलो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर आपस में फाइट करके देखते हैं, तो फिर अब हमारी बारी है। हमारा जाओ भी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो दोनों ही जल्दी से एक दूसरे की तरफ भागते हुए आगे बढ़ते हैं, दोनों यहाँ पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए काफी तेजी से फाइट कर रहे होते हैं और सामने वालों के लोगों के सामने से गायब हो जाते हैं। देखने वाले बहुत ही हैरान होते हैं और कहते हैं हम तो यहाँ पर कुछ भी देख नहीं पा रहे, इनकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, ये दोनों ही नेट जान किंग है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक थंडर पावर को यूज कर रहा है और दूसरा पता नहीं कौन सी पावर्स को यूज कर रहा है कि ये मैच देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जाओ के दोनों भाई भी ये देखकर बहुत ही हैरान हो रहे थे और कहते हैं हमारा बॉस तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उसकी स्पीड तो देखो, वो जेंटियान की स्पीड से अपनी स्पीड को मैच कर रहा है। उसे कहता है लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। मास्टर सीटू चिंग जो कि अपने ग्रैंडपा के साथ ही बैठी होती है, जो कि एकेडमी के डीन भी है, वो कहते हैं हालांकि मैं इस लड़के की फुल स्ट्रेंथ को यहाँ पर डेप्थ तक मेजर नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़के की स्पीड को देखकर इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा है, क्योंकि ये एक लोअर लेवल का इनेट जान किंग है, लेकिन नॉर्मल इनेट जान किंग से इसकी पावर ज्यादा हो चुकी है। सीटू चिंग भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और कहती है मैं भी एक इनेट जान किंग हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़का मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। दोनों अभी भी अरीना में फाइट कर रहे होते हैं, बड़ी स्पीड के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। देखने वालों को दिखाई नहीं दे रहा था, वहाँ पर ग्राउंड में एक जबरदस्त धमाका होता है जिससे काफी ज्यादा प्रेशर निकलता है। जाओ तुम्हारे जाओ को दिखाते हैं जो कि हवा में अपने पंखों के साथ उड़ रहा होता है, जबकि जेंटियान वहीं पर नीचे होता है। वो अपनी इलेक्ट्रिक थंडर पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम मेरे अगले मूव को कैसे ब्लॉक कर पाओगे। तुम्हारा जुंजी से कहता है तुम भी काफी ज्यादा अच्छे हो, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे इंतजार कर रहा था, चलो देखते हैं कि हमारी फाइट में कितना ज्यादा मजा आने वाला है। तो जेंटियान के पास अपनी पावर्स होती है जो कि ठंडर टाइप की पावर्स होती है। जब उसने इनेट जान किंग में कदम रखा था तब उसके पास ठंडर टाइप्स की पावर्स आई थी, जो कि बहुत ही जबरदस्त पावर है। आगे ससना शुरू कर देता है और हमारे जाओ से कहता है अब देखते हैं कि तुम मेरे इस अगले मूव से कैसे बचने वाले हो, क्योंकि ये वाला मूव बहुत ही स्पेशल है, इसको मैं प्रिजनर मूव कहता हूँ। अपने प्रिजनर मूव को यूज करता है तो हमारे जाओ के इर्द-गिर्द भी वहाँ पर काफी सारी ठंडर इलेक्ट्रिसिटी अपीयर होती है, जिसके साथ हमारे जाओ की पूरी बॉडी ठंडर के साथ कवर हो जाती है। वो हमारे जाओ को यहाँ पर एक ठंडर बैरियर के अंदर ट्रैप करने वाला है, तो हमारा जाओ अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसके ट्रैप को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है इतना भी आसान नहीं है मुझे किसी किस्म के ठंडर ट्रैप के अंदर ट्रैप करना। जेंटियान से कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर ट्रैप तो करके रहूंगा, क्योंकि इस फाइट को सिर्फ मैं ही जीतने वाला हूँ। अपने हवासू को ऊपर की तरफ उठाता है, अपनी मुट्ठी को बंद करता है और भी ज्यादा ठंडर इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ पर बुला लेता है और कहता है मैं पहली बार थंडर वर्ल्ड में कदम रखा था, उस वक्त ये थंडर बॉल्स मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लगते थे, अब मैं इन्हें बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे इस थंडर ड्रैगन को यहाँ पर हरा पाओगे। वो अपनी ठंडर इलेक्ट्रिसिटी की पावर को यूज करते हुए इसके साथ एक बड़ा सा ठंडर ड्रैगन बना लेता है। तो हमारा जाओ भी थोड़ी देर के लिए हैरान होता है, वो अपने ठंडर ड्रैगन को यूज करता है और कहता है तो अब यहाँ पर टाइम आ चुका है इस फाइट को जीतने का, चलो देखते हैं कि तुम इस ठंडर ड्रैगन को कैसे रोकोगे। वो ठंडर ड्रैगन को यूज करते हुए वहीं पर अपनी ठंडर के साथ एक बो
बना लेता है। ठंडर ड्रैगन भी वहीं पर होता है और इसी के साथ ही वो अपनी ठंडर के साथ एक बो एरो बनाता है और उस एरो को रिलीज करने लगा है। साथ ही उसका ड्रैगन भी होता है, वो उन दोनों को वहाँ पर सामने की तरफ रिलीज करता है। सभी देखने वाले वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से अरीना से दूर भागो, क्योंकि वो थंडर बोल्ट वाला एरो उसके साथ ठंडर से बना हुआ बड़ा सा ड्रैगन हमारे पर अटैक करने के लिए इसी तरफ आ रहे हैं, हमें जल्दी से भागना होगा। लैन और इसके साथ केट नैन किलिंग वो दोनों भी वहीं पर खड़ी होती है और चिल्लाकर हमारे जाओ से कहती है जाओ इस अटैक से बचो। अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है। दोनों अटैक से एक तो एक वो एरो होता है और दूसरा साथ में ठंडर ड्रैगन होता है, वो दोनों ही उड़ते हुए हमारे जाओ की बॉडी के साथ जाकर टकराते हैं और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। बहुत सारी रोशनी निकलती है, सभी लोग सामने की तरफ देख रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या होने वाला है। ज़ेंटिया ने हमारे जाओ को हरा दिया होगा। ब्रदर जाओ तो इतनी जल्दी हार नहीं सकते। तो वहाँ पर से धुआं हटता है तो हमारा जाओ सही सलामत खड़ा होता है, सिर्फ उसके ऊपर के कपड़े फटे होते हैं, बाकी उसकी बॉडी बिल्कुल इंटैक्ट होती है। हमारा जाओ वहाँ पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली ओजैंग ज़ेंटियान। वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, इस लड़के के पास ऐसी पावर्स कैसे हो सकते हैं, इसकी बॉडी तो ऊपर स्क्रैच भी नहीं पड़ा। ज़ेंटियान ने अपने बहुत ही पावरफुल थंडर बोल्ट और थंडर ड्रैगन मूव को यूज किया था। ज़ेंटियान भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है लड़के तुम तो वाकई में एक बहुत बड़े जीनियस हो, तुम एक लोअर लेवल के नेट जान किंग हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि तुम मेरे थंडर बोल्ट्स को भी रेजिस्ट कर सकते हो। जाओ अपने पास से अपनी हेलबर्ट को निकालता है और उसे कहता है मैं तारीफ करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। अगर कोई आम सा नेट जान किंग होता तो वो इस अटैक के सामने टिक नहीं पाता, लेकिन तुम्हारी फाइट यहाँ पर मेरे साथ हो रही है। वो उसे कहता है अब यहाँ पर मेरे मूव की बारी है, चलो देखते हैं कि तुम कैसे इसको ब्लॉक कर पाते हो। और वो अपनी हेलबर्ट को लेकर उसके पर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। ज़ेंटियान को समझ भी नहीं आती कब उसकी हेलबर्ट उसके करीब पहुंच गई। वो अपने दोनों बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जबकि हमारा जाओ जो होता है वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे वाली साइड पर पहुंच जाता है। पीछे वाली साइड से वो अपना पंच बनाते हुए उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। ज़ेंटियान ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरता है। हमारा ज़ेंटियान ग्राउंड के ऊपर गिरता है, वो फिर से उठता है और अपने पंच में अपनी इलेक्ट्रिक पावर्स को रिलीज करते हुए जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारा जाओ भी ऊपर वाली साइड से उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। दोनों जब अपने अपने पंचेस को टकराते हैं तो वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी बॉल बनता है, जिससे बहुत सारी पावर निकल रही होती है। एक तरफ हमारे जाओ की हेलबर्ट होती है और दूसरी तरफ से उसका थंडर बोल्ट होता है। हेलबर्ट उसके थंडर बोल्ट को काट देती है और हमारे जाओ ने अपनी हेलबर्ट के साथ ज़ेंटियान की बॉडी के ऊपर एक कट लगाया है, वजह से ज़ेंटियान थोड़ा जख्मी हो जाता है और ग्राउंड के ऊपर गिरता है। उसी वक्त मास्टर ओजैंग जल्दी से भागते हुए रीना में आ जाते हैं और उसे कैच कर लेते हैं। जाओ से कहते हैं लड़के तुमने जो क्या किया, तुमने मेरे पोते को इतनी बुरी तरह से जख्मी क्यों किया है। हमारा जाओ से कहता है एल्डर ओजैंग हम लोग यहाँ पर एक फाइट कर रहे थे, ये फाइट फेयर एंड स्क्वेयर थी और फाइट में ये जख्मी होना ये तो आम सी बात है, तो आप इसका इल्जाम मेरे पर नहीं लगा सकते। कुछ यहाँ पर मेरे पर इल्जाम लगाने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने पोते की जाकर केयर करें, इसे ले जाएं, जाकर इसको ठीक करने के बारे में सोचें। तो एल्डर ओजैंग अब अपने पोते की तरफ देखते हैं तो बेहोश हो चुका होता है। वो उसे उठाते हैं और अपने साथ लेकर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और कहते हैं तुम्हें बाद में देखूंगा। इसके साथ ही वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जाओ के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे जाओ ने जहाँ पर टॉप पोजीशन को हासिल कर लिया है और हमारा जाओ जहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर आया है। दोनों भाई भी भागते हुए ऊपर आ जाते हैं और उसे कहते हैं ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा महान हो, बॉस तुमने कर दिखाया, तुमने इसको जीत लिया है। नैन किलिंग और इसके साथ लैन भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि जाओ ने जहाँ पर इस टेस्ट को पास कर लिया है। अपने टेस्ट को पास करने के बाद हमारा जाओ जी जब वहाँ से वापस आता है तो केट नैन किलिंग और उसके साथ लैन होती है, वो दोनों से मिलने के लिए आती है। जाओ से कहता है तो तुम दोनों कैसी हो, तो मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ। तो वो दोनों उसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है तुम्हें वहाँ पर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, वहाँ पर ज्यादा शो ऑफ करने से तुम मारे भी जा सकते थे। जाओ उनसे कहता है मुझे अच्छी तरह से पता था कि मैं वहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मैं सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है। केट नैन किलिंग काफी ज्यादा गुस्से में होती है, वो उसे कहती है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से जा रही हूँ। और वो वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ती है कि हमारा जाओ एक लंबी सांस लेता और कहता है पता नहीं इस लड़की का मसला क्या है, ये पता नहीं मेरी केयर करती है या फिर मुझसे नफरत करती है, पर ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। केट लैन से कहती है लैन चलो यहाँ से चलते हैं। कि लैन हमारे जाओ से कहती है मैं तो बस यहाँ पर तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हुई। और वो दोनों वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाती हैं, दोनों वहाँ से भाग जाती हैं, जबकि जाओ सोच रहा था पता नहीं लड़कियों का मसला क्या है, ये क्या चाहती हैं। वहाँ पर सीटू चिंग भी पीछे खड़ी होती है। सीटू चिंग उसे कहती है तो मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, मेरे डिसाइपल को देखो तो सही, बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ मेरे डिसाइपल के आसपास घूम रही हैं, कि मेरे डिसाइपल को यहाँ पर लड़कियों से काफी फायदा होने वाला है। तो हमारा जाओ अपनी मास्टर की तरफ देखता है और कहता है मास्टर तुम भी काफी ज्यादा खूबसूरत हो और तुम भी यहाँ पर मेरे आगे पीछे घूम रही हो। मास्टर से कहती है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं यहाँ पर तुम्हारे आगे पीछे घूम रही हूँ। वो दोनों वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं कि मास्टर सीटू चिंग उसके साथ थोड़ी देर के लिए बातें करती है, तो हमारा जाओ भी उससे थोड़ी देर के लिए बातें करता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी देर तक बातें करते रहते हैं और उसके बाद तो सीटू चिंग आगे बढ़ती है और हमारे जाओ से कहती है मैं कोई सेवंथ प्रिंसेस रूडी जी तो हूँ नहीं जिसके साथ तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, जैसे अब तुम यहाँ पर मुझे मुंह क्यों लगाओगे, तुम तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहोगे क्योंकि रूडी जी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है। जाओ से कहता है मास्टर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो उसके हाथों को पकड़ता है और साथ ही उसे किस कर देता है। वो उसे किस करता है, थोड़ी देर के लिए ये दोनों यहाँ पर किस करते रहते हैं। हमारे जाओ ने अपनी मास्टर को काफी कसकर पकड़ा होता है और उसकी मास्टर भी उसके साथ ही लहर में बह जाती है, वो भी उसको कस के पकड़ लेती है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने के बाद जाओ से कहता है मैं तुम्हारे लिए उसको छोड़ सकता हूँ, मैं रूडी जी को भी छोड़ सकता हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत
जरूरत हो। फिर से दोबारा से उसे किस करता है। तो मास्टर सीटू चिंग उसे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ कि तुम्हारी पहले से रॉयल फैमिली में एंगेजमेंट हो चुकी है, तुम प्रिंसेस रूडीसी के साथ शादी करने वाले हो। जाओ से कहता है, नहीं मास्टर, मुझे लगता है कि मैं उससे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, तो इसी वजह से मैं उसके साथ अपनी शादी को कैंसिल करने वाला हूँ, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। सीटू चिंग काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है कि तुम जाकर रूडीसी के साथ अपनी शादी को कैंसिल कर सको। जाओ से कहता है, नहीं मास्टर, मैं यहाँ पर ये सब कुछ करने को तैयार हूँ, क्योंकि मास्टर तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। कि मास्टर से कहती है, मैं इस बात की तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी, पहले दिन से जब मैंने तुम्हें देखा था, बात ठीक है, तुम काफी ज्यादा चार्मिंग और तुम मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे, लेकिन हम दोनों का रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ मास्टर और स्टूडेंट का था। तुम्हें इंपीरियल फैमिली के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, इस वक्त इंपीरियल फैमिली के हालात काफी ज्यादा बुरे हैं, तुम रूडीसी के साथ शादी करते हो तो ये इनके लिए और भी ज्यादा बेहतर रहेगा और तुम्हारी फैमिली के लिए भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जाओ से फिर से गले से लगा लेता और कहता है, मास्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ अपने आप से हल कर लूंगा। मुझे भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि इंपीरियल फैमिली इस वक्त बुरे हालात से गुजर रही है, तो मुझे यहाँ पर उनके लिए सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं बाद में तुम्हारे पास वापस आऊंगा। के बाद हमारा याओ जुई उन मिस्टीरियस पिलर्स में जाने वाला है, जहाँ पर जाकर वो मिस्टीरियस पावर्स को हासिल करेगा। लेकिन यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स हैं, तकरीबन 10 से 15 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी ट्रांसलेशन बिल्कुल खराब की गई है, इन सब की कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो इन सारे चैप्टर्स को स्किप करने के बाद आगे से जाकर इसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कुछ समझ भी आ सके। करूंगा कि इन सारे चैप्टर्स को इसमें कवर कर से स्किप कर दिया है, बस उसमें से मेन बातें आपको बता देता हूँ। पिछली एपिसोड का एंड हुआ था जहाँ पर हमारा याओ अपनी मास्टर सीटू चिंग को किस करता है और उसके बाद वो उन पिलर्स के पास जाता है, वो मिस्टीरियस पिलर्स जो कि उसे इनाम के तौर पर मिलने वाले थे। अपने स्कूल के फाइनल कंपटीशन को पास करने के बाद जब वो उन पिलर्स के पास जाता है तो उन पिलर्स के अंदर से बहुत ही जबरदस्त रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। और रोशनी जो होती है, इसका मतलब यह है कि हमारे याओ ने उनको एक्टिवेट कर दिया है। तो उनके एक्टिवेट होने के बाद हमारे याओ को उनके मिस्टीरियस पावर्स मिलती हैं। मिस्टीरियस पावर्स मिलने के बाद हमारा याओ वहाँ से बाहर निकलता है तो मास्टर ओशैंग जेंथियान उसके लिए मुश्किल क्रिएट करते हैं। वो वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इसके हकदार नहीं हो, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ पर आकर मिस्टीरियस टावर्स की पावर को ले सकते हो, ये पिलर की पावर तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ पर वो उसके साथ फाइट भी करते हैं, तो हमारे याओ की उसके साथ फाइट होती है और उसका पोता जेंथियान भी वहीं पर होता है। फिर यहाँ पर एक नई शुरुआत होती है, दूसरा हॉल जिसका नाम कैंगजॉन हॉल होता है। कैंगजॉन हॉल का यंग मास्टर यहाँ पर आता है इस इंपीरियल सिटी में, और इंपीरियल सिटी में आने के बाद वो फ्लावर पॉट के ऊपर जाता है। यंग मास्टर जी और उसके साथ थर्ड प्रिंस होता है, उन दोनों के साथ वो फ्लावर पॉट के ऊपर याओ की बिग सिस्टर फेरी लू होती है जो कि उसके लिए गाना गा रही थी। वो लड़का वहाँ पर जाता है और उसके रूम में चला जाता है। उसके रूम में जाने के बाद वो उसके साथ वहाँ पर रेप करने की कोशिश करता है। जब वो उसके साथ ज्यादती कर रहा होता है उसी वक्त हमारा याओ वहाँ पर बोर्ड में पहुंच जाता है और आकर उसे जबरदस्त बुरे तरीके से पीटता है, उसे मार पीट कर वहाँ से बाहर की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। जेंथियान और यंग मास्टर जी दोनों ही उसको उठाकर वहाँ से वापस ले जाते हैं। तो जब कांगजन हॉल वालों को इस बारे में पता चलता है तो कांगजन हॉल से बहुत ही पावरफुल नेट जान किंग लेवल के मास्टर्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं, यानी कि लॉन्ग फैमिली के बाहर पहुंचते हैं। लॉन्ग फैमिली के बाहर पहुंचने के बाद वो लोग याओ के साथ वहाँ पर फाइट करने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो हमारा याओ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उनके साथ एक बड़ा पावरफुल मास्टर होता है जो कि अपने यंग मास्टर के सामने खड़ा हो जाता है और हमारे याओ के ऊपर अटैक करता है, जिससे हमारा याओ ग्राउंड के ऊपर गिरता है। तो फिर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो वो मास्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, वो हमारे याओ को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है। इस दौरान वहाँ पर ग्रैंडपा क्यानबा भी आ जाते हैं। तो ग्रैंडपा वहाँ पर आने के बाद उस बूढ़े आदमी को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। हमारे याओ को बचाने के चक्कर में मीन यांग हमारे याओ के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से मीन यांग भी काफी बुरी तरह से जख्मी होती है। यहाँ पर ये सारी फाइट ग्रैंडपा करते हैं। ग्रैंडपा इसी फाइट के दौरान अपने आप को ब्रेक थ्रू भी कर लेते हैं। ब्रेक थ्रू करने के बाद वो एम्परर लेवल में पहुंच जाते हैं। तो इंपीरियल सिटी में वो पहले ऐसे मास्टर है जो कि एम्परर लेवल तक पहुंचे हैं। लेवल पर पहुंचने के बाद वो उन कांगजन हॉल के लोगों को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। उनके साथ जो पावरफुल मास्टर होता है, एल्डर होता है, उसको वो बड़ी आसानी से हरा देते हैं। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रैंडपा वहाँ पर यंग मास्टर जी की कल्टीवेशन को भी अबॉलिश कर देते हैं और थर्ड प्रिंस की कल्टीवेशन को भी अबॉलिश कर देते हैं, यानी कि उनके मेडियंस को बर्बाद कर देते हैं, की वजह से वो दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर यहाँ पर कहानी सुनाने वाला आ जाता है और कहानी सुनाने वाला कहता है, कैंगजन हॉल के वो लोग जब यहाँ पर आए थे उन लोगों ने अटैक किया था। उस वक्त ग्रैंडपा टियानपा ने उनके ऊपर अटैक किया था और इसी अटैक के दौरान ग्रैंडपा ने अपने आप को ब्रेक थ्रू कर लिया और वो एम्परर लेवल तक पहुंच चुके हैं। इस दिन कांगजन हॉल के जितने भी लोग यहाँ पर आए थे उन्होंने उन सभी लोगों को मार दिया, सिर्फ यंग मास्टर्स को छोड़ दिया जो कि यंग मास्टर जी और उसके साथ प्रिंस था। वजह से इंपीरियल सिटी में हर कोई शॉक हो चुका है। उन सभी को पता चल चुका है कि यहाँ पर एक ही बड़ी फैमिली है जो कि हमारी लॉन्ग फैमिली है। याओ जुई भी उस बैटल में काफी बुरी तरह से जख्मी हुआ था, इसी वजह से वो अपने रूम में ही रहता है। अपने रूम में बैठकर वो कल्टीवेट करता है और अपने आप को सेल्फ हील करता है। तुम्हारा याओ जुई अपने रूम में बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है तो मीन यांग उसके पास आती है। मीन यांग उसके पास आती है, उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे कहती है, मास्टर क्या आप ठीक हो, तुम्हारी इंजरीज ठीक हो चुकी है। तुम्हारा याओ भी उसे कहता है, मिंग यांग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी इंजरीज भी काफी गहरी थी, तुम्हें यहाँ पर आसपास नहीं घूमना फिरना चाहिए, जाओ जाकर अपने रूम में आराम करो। कि मीन यांग उसकी चेस्ट के ऊपर अपनी उंगली रखती है और उसे कहती है, लेकिन मीन यांग यहाँ पर इंतजार नहीं करना चाहती, इसलिए और ज्यादा इंतजार नहीं होता, मैं अपने मास्टर को यहाँ पर एक मेडबान का सर्व करना चाहती हूँ, चलो
जल्दी करो मास्टर, मेरे साथ ये सब कुछ करो। और वो साथ ही अपने मास्टर को वहाँ पर नीचे गिरा लेती है और उसके ऊपर लेट जाती है और उसे कहती है मास्टर मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा, मैं तुम्हें सर्व करना चाहती हूँ। तो हमारा जाओ उसके बाजू को पकड़ता है और उसे उल्टाकर नीचे की तरफ करता है और वो ऊपर आ जाता है और उसे कहता है मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्या तुम वाकई में ये सब कुछ करना चाहती हो? हाँ मैं भी ये करना चाहता हूँ। हमारा जाओ भी यहाँ पर जज्बात में बह जाता है और उसकी बेल्ट को उतार देता है और कहता है चलो फिर ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, क्योंकि जब फ्लावर पूरी तरह से खिल जाता है तो उसकी खुशबू ना लेना ये बहुत बड़ी गलती होती है। यहाँ पर कहानी सुनाने वाला कहता है तो इन लोगों को यहाँ पर ये करना भी चाहिए था, क्योंकि इस वक्त लॉन्ग फैमिली एक बहुत ही बड़े क्राइसिस से बाहर निकली है। इस वक्त इन लोगों के लिए ये वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक ऐसा लड़का और लड़की जो कि पिछले कई सालों से एक दूसरे को एडमायर करते आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ ये करने का ख्वाब देख रहे थे, फाइनली उन दोनों को यहाँ पर ये मौका मिल चुका है और दोनों ने अपने ऊपर बंधी हुई सारी जंजीरों को उतार दिया है। हमारा जाओ आहिस्ता आहिस्ता करके उसके सारे कपड़े उतार देता है और उसके बाद दिखाते हैं कि वो दोनों बिस्तर में आराम से लेटे होते हैं। एक सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है। सुबह के वक्त वो दोनों अपने कपड़े शपड़े उतार कर बिस्तर में आराम से लेट रहे होते हैं, यानी कि रात को उन लोगों ने वो सब कुछ कर दिया है, यानी डुअल कल्टीवेशन कर लिया है। तो जाओ से कहता है मीन यांग तो तुम भी उठ गई हो? तो मीन यांग उसे कहती है हाँ यंग मास्टर मैं उठ गई हूँ, क्या अभी उठकर जाना चाहिए? तुम्हारा जाओ से कहता है नहीं अभी इतनी क्या जल्दी है, फिलहाल के लिए यहीं पर रुको, मेरे साथ रुको। तो कहती है ठीक है यंग मास्टर, जब तक तुम चाहोगे मैं तब तक तुम्हारे साथ ही रुकूंगा। और वो यहाँ पर फिर से उसे किस करना स्टार्ट करता है। जाओ फिर से यहाँ पर उसके साथ शुरू होने वाला होता है कि उसी वक्त खिड़की खुलती है और खिड़की के अंदर से लिटिल मंकी अंदर आता है। वो जल्दी से जंप करते हुए उन दोनों के बिस्तर के ऊपर ही आ जाता है। जाओ तो साइड के ऊपर हो जाता है, लेकिन लिटिल मंकी सीधा जंप करते हुए मीन यांग की चेस्ट के ऊपर जाकर गिरता है। जैसे वो इसकी चेस्ट के ऊपर गिरता है वो दोनों उठकर बैठ जाते हैं और उनके ऊपर से चादर हट जाती है, इसकी वजह से वो दोनों नीचे नंगू पुंगू बैठे होते हैं। बाद वो मंकी को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं। तो जाओ मंकी को उठाता है और उसे कहता है चलो मेरे साथ आओ, जबकि मंकी उसे कह रहा होता है ब्रो बहुत ही अच्छा शो दिखाई दे रहा था। जाओ कहता है अपनी बकवास बंद करो, जाकर गार्डन में मेरा इंतजार करो। तो नेक्स्ट सीन हमें बाहर गार्डन का दिखाया जाता है। गार्डन में आने के बाद हमारा जाओ मंकी से कहता है जब से मैंने एकेडमी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तब से तुम बार बार डीमन अबिस में चले जाते हो, तुम वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए चले जाते हो। मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर अचानक से वापस क्यों चले आए हो, क्या कुछ बुरा हुआ है जो तुम यहाँ पर चले आए? ये उसे कहता है कुछ दिन पहले मुझे यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस हुआ था, मुझे लगा शायद तुम मुश्किल में हो गए, इसी वजह से मैं जल्दी से भागता हुआ यहाँ पर आ गया तुम्हें देखने के लिए, कहीं तुम मुश्किल में ना हो। तुम्हारा जाओ उसे कहता है वो पावरफुल ऑरा मेरा नहीं था बल्कि ग्रैंडपा लॉन्ग का था, तो अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ग्रैंडपा एम्परर लेवल तक पहुंच चुके हैं, यानी कि वो इस पूरे के पूरे इंपीरियल सिटी के सबसे पावरफुल इंसान बन चुके हैं, अब मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कि उसे कहता है चलो ये बात तो अच्छी है कि वो तुम्हारे ग्रैंडपा है, तुम्हारे दुश्मन नहीं है, अगर तुम्हारे दुश्मन होते तो फिर मेरे लिए भी यहाँ पर मुश्किल हो जाती। तो फिर ठीक है मुझे भी नो डीमन अबिस में वापस जाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी एक और ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, इसी वजह से मुझे वहाँ पर वापस जाना है। जाओ कहता हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है तुम वापस चले जाओ, तुम्हारे ब्रेक थ्रू कुछ ज्यादा फास्ट हो रहे हैं। मंकी उसे कहता है तुम इस तरह कैसे कह सकते हो कि मेरे ब्रेक थ्रू बहुत ज्यादा फास्ट हो रहे हैं। हमारा जाओ शर्माते हुए से कहता है अब मुझे लगता है कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए और कुछ दिनों तक वापस मत आना, क्योंकि लॉन्ग फैमिली इस वक्त बहुत ही बुरे हालात से गुजर रही है और मुझे लगता है कि मुझे इन सभी को सहारा देना है, इसी वजह से मुझे अकेले थोड़ा सा टाइम गुजारना होगा। यहाँ पर मीन यांग के साथ टाइम गुजारने की बात कर रहा होता है। तो मंकी उसे कहता है तुम्हें ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अगली बार अगर मैं यहाँ पर आऊंगा तो मैं सब चीजों को बहुत ही ध्यान से देखूंगा, इतना बिल्कुल भी तुम्हारे कमरे में नहीं आने वाला। इसी वक्त एक नौकर वहाँ पर आता है, हमारे जाओ से कहता है यंग मास्टर जाओ उठ गए हैं और वो चाहते हैं कि आपसे उससे मिले, इसलिए जल्दी से यहाँ पर आ जाए। जाओ कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, जबकि मंकी भाग जाता है और कहता है ठीक है अब मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। मंकी वहाँ से चला जाता है। जाओ बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरा ब्रदर जाओ उठ गया है, जल्दी से मुझे वहाँ पर लेकर चलो। तो उसके बाद कहानी सुनाने वाला कहता है कि जब से लॉन्ग फैमिली में बहुत ही बड़ी बैटल हुई है, उस बैटल के बाद से लॉन्ग फैमिली ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, लॉन्ग फैमिली में किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। इस वजह से एम्परर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि एम्परर अपने कई सारे मैसेंजर्स को लॉन्ग फैमिली में भेज चुके हैं, लेकिन वो उन लोगों की बातें सुन नहीं रहे, उनको भी वहाँ पर आने की इजाजत नहीं दे रहे। यहाँ पर हमारे करंट एम्परर को दिखाते हैं जो कि अपने फादर एम्परर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं फादर अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस चुका हूँ। लॉन्ग डियानबा ने कांगशन हाल के काफी सारे एल्डर्स को मार दिया है, सभी को मारने के बाद हमारे जो मैसेंजर्स थे हमने उनके पास भेजे थे, वो उन मैसेंजर्स को भी अपनी फैमिली में एंटर नहीं होने दे रहे, वो उनसे बात भी करने को तैयार नहीं है। लॉन्ग फैमिली और मेरा पूरा एम्पायर ये लोग कांगशन हाल के दुश्मन बन चुके हैं। उसके फादर उसे कहते हैं मुझे लगता है कि कांगशन हाल के साथ तुम्हारा कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था जब वो लॉन्ग फैमिली पर अटैक करने के लिए गए थे। मुझे पता होना चाहिए था कि अगर वो कांगशन हाल वाले उनके फैमिली के ऊपर अटैक करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। एम्परर से कहते हैं फादर आपको भी अच्छी तरह से पता है कि हमारी जी फैमिली कांगशन हाल वालों को ऑफेंड नहीं कर सकती, वो लोग बदला लेना चाहते थे अपने यंग मास्टर का, क्योंकि उनके यंग मास्टर ने उनके यंग मास्टर को बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। इसी वजह से मुझे उन लोगों का साथ देना पड़ा, मुझे उन्हें इजाजत देना पड़ी लॉन्ग फैमिली के ऊपर जाकर अटैक करने की। मुझे तो लगा था कि कांगशन हाल वाले जब लॉन्ग फैमिली के ऊपर अटैक करेंगे उन्हें बुरी तरह से पीटने के बाद जख्मी कर देंगे, उसके बाद मैं इन लोगों को लॉन्ग फैमिली वालों को इंपीरियल सिटी से निकाल दूंगा और कहूंगा कि जाकर किसी और शहर में जाकर बस जाए, इतना ये सारे का सारा मसला शांत हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि वहाँ पर फाइट के दौरान ही लॉन्ग डियानबा ब्रेक
ब्रेक थ्रू कर लेंगे और एम्परर लेवल पर पहुंच जाएंगे। पूरे इंपीरियल सिटी में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि एम्परर लेवल पर हो। एम्परर लेवल पर होने की वजह से अब लॉन्ग फैमिली जहाँ की सबसे पावरफुल और बड़ी फैमिली बन चुकी है। मुझे नहीं लगता कि इंपीरियल फैमिली में भी अब इतनी ज्यादा हिम्मत है कि वो लॉन्ग टियानबा के खिलाफ जीत सके। और ऊपर से प्राइम मिनिस्टर का बेटा यंग मास्टर जी और इसके साथ साथ ज़ेंटियान, उन दोनों की कल्टीवेशन को भी जनरल लॉन्ग टियानबा ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए उनकी मेडियंस को अबॉलिश कर दिया है। फादर उसे कहते हैं अब जबकि उनके मेडियंस को बर्बाद कर दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि उनकी मेडियंस बर्बाद ही रहेंगी। तो बहुत अच्छी बात है कि लॉन्ग टियानबा ने उन लोगों को जान से नहीं मारा, वो कांगजन हाल की तरह उन लोगों को भी जान से मार सकते थे। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टियानबा का ऐसा कोई भी मकसद नहीं है कि वो हमारे खिलाफ हो जाए। हम लोग यहाँ पर कुछ भी करके जनरल लॉन्ग टियानबा से माफी मांग लेते हैं, वो हमें माफ कर देते हैं तो वो फिर से हमारी फैमिली को सर्व करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमारी फैमिली इंपीरियल फैमिली है और वो हमारे बहुत ही वफादार जनरल हैं। तो एम्परर से कहते हैं लेकिन फादर के कांगशान काल के लोग फिर से यहाँ पर बदला लेने के लिए चले आते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। उसके फादर उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि कांगशान हॉल के लोग इस धरती के बिल्कुल भी नहीं है, वो एक दूसरी होली राम से यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह के मामलात में वो बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करते, क्योंकि ये हमारे मॉडल्स के अपने मसले हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों को किसी ने स्पेशल ऑर्डर्स दिए थे लॉन्ग फैमिली वालों के ऊपर आकर अटैक करने के। वो लोग कभी भी इस तरह हमारी राम में आकर किसी के ऊपर अटैक नहीं करते। और अब क्योंकि जनरल लॉन्ग टियानबा एम्परर लेवल तक पहुंच चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि कांगजन हॉल के लोग इनके ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे। मुझे तो लगता है कि वो लोग जनरल लॉन्ग टियानबा को ऑफर करेंगे कि वो उनके कांगजन हॉल को ज्वाइन करके उनके ग्रेट एल्डर बन जाएं। एम्परर कहते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर लॉन्ग फैमिली को खुश कैसे करेंगे। उसके फादर उसे कहते हैं चलो मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ, जाओ जाकर जल्दी से ये ऐलान कर दो, लोगों को बता दो कि तुम जनरल लॉन्ग टियानबा को पूरी डायनेस्टी का टीचर बनाने वाले हो, यानी कि वो पूरी की पूरी डायनेस्टी के ग्रैंड मार्शल बनेंगे। उनके पास जो टाइटल होगा वो ग्रेट नेशनल टीचर का होगा। साथ ही उन लोगों को ये भी कहना कि लॉन्ग फैमिली के अंकल लॉन्ग आओजुन को हमारी आर्मी का फर्स्ट मार्शल बनाया जाएगा और साथ में उनका जो यंग मास्टर याओ जुई है को भी उसकी वाइस एडमिरल की पोस्ट से प्रमोट करने के बाद अब यंग जनरल बना दिया जाएगा। इसके अलावा अगले जनवरी में इन दोनों की शादी होने वाली है, यानी कि हमारी 7th प्रिंसेस रूडी जी और यंग मास्टर याओ दोनों की शादी की जाएगी। उसका बेटा उसे कहता है ठीक है फादर, जैसा कि आपने कहा है मैं बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ, मैं अभी जाकर वहाँ पर ऐलान कर देता हूँ और सभी लोगों को बता देता हूँ। हो सकता है कि इससे लॉन्ग फैमिली के साथ हमारे ताल्लुकात फिर से अच्छे हो जाएंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।